एनिमे के स्टार्टिंग में हमें ओरहन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक एस रैंक पार्टी का मेंबर होता है, जिसको काफी साल पहले वो और उसके बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर बनाया था। लेकिन एक दिन उसके ही बेस्ट फ्रेंड और टीममेट्स ने उसे उसके बनाए हुए पार्टी से ही निकाल दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी सपोर्ट मैजिक इतनी यूजफुल नहीं है और वो पार्टी के लिए बर्डन है और वो लोग उसके बिना ही काफी स्ट्रांग है। लेकिन असल में ओरहन एक मेज नहीं बल्कि स्वॉर्ड्समैन होता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी स्किल्स के साथ एक पावरफुल एडवेंचरर बनेगा। उसके बाद हम ओरहन को डंजन में अकेला घूमते हुए देखते हैं। वहाँ वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। तभी उसके सामने एक रैट डीमन आ जाता है। ओरहन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उसे फील होता है कि वो अब थोड़ा सा रस्टी हो चुका है, क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी में उसका रोल मेज का था, इसीलिए वो काफी सालों बाद स्वॉर्ड यूज कर रहा होता है। तभी और भी रैट्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ओरहन उन सबको भी आसानी से मार देता है और सोचता है कि शायद वो अभी भी स्वॉर्ड अच्छी तरह से चला लेता है। लेकिन तभी उसे गॉब्लिन्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप घेर लेता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। इसीलिए ओरहन बिना कोई रिस्क लिए अपनी सपोर्ट मैजिक खुद पर यूज कर लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सपोर्ट मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसे यूजर अपने टीम मेंबर के वेपन, मैजिक, इवन बॉडी को भी कुछ टाइम के लिए इनहेंस कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सामने वाले एनिमी के स्ट्रेंथ को भी कुछ देर के लिए कम कर सकता है, जो कि उसके टीम को इंपॉर्टेंट फाइट में एडवांटेज दे सकता है। अब चूंकि ओरहन के पास कोई टीम नहीं है, तो वो खुद पे और अपने वेपन पे सपोर्ट मैजिक यूज कर लेता है। फिर वो गॉब्लिन्स को एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है। फाइट करते करते उसे रियलाइज होता है कि अपनी सपोर्ट मैजिक खुद पर यूज करके वो कितना ओवरपावर्ड हो चुका है और वो पहली वेव को काफी इजीली खत्म कर देता है। लेकिन तभी दूसरी वेव उस पर अटैक कर देती है और ओरहन बिना डरे सबको काट देता है। इसके बाद उसकी मैजिक का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये पावर सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए काम करती है। तभी तीसरी वेव भी आ जाती है, लेकिन ओरहन फिर से सब पर हैवी पड़ता है और उन्हें एक के बाद एक खत्म कर देता है। अब उसे समझ में आ चुका होता है कि वो अकेला भी काफी स्ट्रांग है। जैसे ही ओरहन लास्ट गॉब्लिन को खत्म करता है, उसे फील होता है कि उसकी स्पेल अब खत्म होने वाली है। इसीलिए वो लास्ट मोमेंट पर अपने स्पेल को दोबारा से यूज करता है और वो बचे हुए गॉब्लिन्स को भी एक के बाद एक मार देता है। और जैसे ही लास्ट गॉब्लिन गिरता है, उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है वो दिन जब ओलिवर, एनी और डिर्क उसके पास आए थे और सीधा बोल दिया था कि वो उसे हीरो पार्टी से निकाल रहे हैं। ये सुनकर के ओरहन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है। वो ओलिवर से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। पर ओलिवर बहुत ही कोल्ड रहता है और कहता है कि सिर्फ दोस्त होने से सच नहीं बदलेगा कि तुम टीम के सबसे वीक मेंबर हो। एनी और डिर्क भी उसकी बातों से अग्री करते हैं और कहते हैं कि ओरहन बस उन्हें स्लो कर रहा है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये सब सुन के ओरहन को यकीन नहीं होता और वो बताता है कि वो असल में एन्चेंटर था ही नहीं, बल्कि उसने सिर्फ टीम के लिए अपनी सम्मान वाली पोजीशन छोड़ दी, क्योंकि किसी और के पास मैजिक की स्किल नहीं थी। उसने खुद से ट्रेनिंग करके अपनी एक अलग टाइप की स्किल बनाई ताकि वो टीम की हेल्प कर सके। लेकिन एनी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम बस एक्सक्यूज दे रहे हो और वैसे भी ओलिवर तुमसे बेटर स्वॉर्ड्समैन है। अब ओरहन अपनी लास्ट होप से ओलिवर की तरफ देखता है, लेकिन ओलिवर भी कह देता है कि उन्होंने एक नया एन्चेंटर ढूंढ लिया है जो उन्हें और स्ट्रांग बनाएगा। ये सुनने के बाद ओरहन समझ जाता है कि अब उसकी पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है और वो चुपचाप उन्हें गुड बाय बोल करके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम कभी भी एस रैंक पार्टी के लायक थे ही नहीं, क्योंकि तुम ना एक परफेक्ट स्वॉर्ड्समैन बन पाए और ना ही एक स्ट्रांग मेज। तुम बस एक एवरेज इंसान हो जो किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाया। उसके बाद ओरहन रियलिटी में वापस आता है और आगे बढ़ते हुए अपनी न्यू फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो स्वॉर्ड्समैन और मेज दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके लड़ेगा और सबको प्रूव करेगा कि उन्होंने उसे निकाल करके बड़ी गलती की है। तभी वो वहां से जाने ही वाला होता है कि कुछ एडवेंचरर्स भागते हुए टेलीपोर्ट रूम में आते हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे होते हैं। उनका लीडर बताता है कि वहां पर बहुत ही सारे ऑर्क्स आ गए थे और वो उनसे बच करके आ चुके हैं। तभी उनका एक मेंबर बोलता है कि हम उस लड़की को वहां पर छोड़ करके आए हैं।
लीडर कहता है कि अगर उस लड़की को बचाने जाते तो हम सब मारे जाते हैं, इसीलिए उसने अपने पुराने दोस्तों को चूज किया। ये सुनकर के ओरहन को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है और उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। तभी उनमें से एक बंदा ओरहन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहन उसे इजीली गिरा देता है और कहता है कि चुप रहो और भाग जाओ। फिर ओरहन उनसे गुस्से में पूछता है कि लड़की को कहाँ छोड़ा है, और बिना टाइम वेस्ट किए वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो केव के अंदर उस लड़की को देख लेता है जो कि ऑर्क के बीच फंस चुकी होती है और डर के मारे पीछे हट रही होती है। वो अपनी सीड से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी सीड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जैसे ही ऑर्क्स उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी ओरहन वहां पर आ जाता है और अपनी विंड मैजिक से सबको पीछे उड़ा देता है। लड़की ये देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ओरहन बिना रुके अपनी स्वॉर्ड लेकर के सीधा ऑर्क्स पर अटैक कर देता है। एक ऑर्क उस पर जोर से अटैक करता है, लेकिन ओरहन उसे ब्लॉक कर लेता है और अपनी सपोर्ट मैजिक का यूज करके उन्हें एक के बाद एक काटते रहता है। वो अपनी मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को और शार्प बना लेता है और ऑर्क्स के वेपन और उनकी बॉडी दोनों को आसानी से तोड़ देता है। ये सब देख करके लड़की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ओरहन एक स्वॉर्ड्समैन है या फिर मेज। ओरहन समझ जाता है कि इतने सारे ऑर्क्स को हैंडल करना किसी नॉर्मल टीम की बस की बात नहीं थी। ओरहन ये जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अपनी पार्टी मेंबर को छोड़ करके नहीं भागेगा, और इसी सोच के साथ वो एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को काट देता है। लड़की ये देख करके बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये आदमी कौन है, जबकि ओरहन बिना रुके सभी ऑर्क्स को एक के बाद एक काटता रहता है। कुछ ही देर में वो पूरे केव के सारे ऑर्क्स को मार देता है और वहां पर सिर्फ उनकी डेड बॉडी और उनके कोर रह जाते हैं। इसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है, लेकिन वो थकान की वजह से जमीन पर गिर चुकी होती है। फिर जब वो दोनों डंजन से बाहर आते हैं तो वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे डिनर पर इनवाइट करती है। ओरहन उसकी बातें मान लेता है और उसके साथ टेवरेन में चला जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि सोफिया एक गिल्ड से बिलोंग करती है। थोड़ी देर के बाद सोफिया अपनी बड़ी बहन सेल्मा से मिलवाती है, जिसे ओरहन पहले से ही जानता होता है क्योंकि वो एक पावरफुल एस रैंक इंचांटर होती है। सेल्मा ही वो इंसान होती है जिसने रोल्स का सिस्टम बनाया था, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन, टैंक और मेज। वो ओरहन को थोड़ा सा अजीब नजरों से देखती है, लेकिन जब सोफिया बताती है कि ओरहन ने उसकी जान बचाई है तो वो शांत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन को डांटती है कि बिना बताए डंजन में जाना कितना डेंजरस हो सकता है। फिर बात करते करते ओरहन बताता है कि उसे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो अकेला घूम रहा है। ये सुनकर के सेल्मा थोड़ी सी इंटरेस्टेड हो जाती है, लेकिन ओरहन पहले ही कह देता है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। तब सेल्मा उसे कहती है कि अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करना तो क्या वो एक काम करना चाहेगा। ये सुनकर के ओरहन थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि कौन सा काम। सेल्मा बताती है कि उनकी गिल्ड कल एक बड़ी टीम के साथ डंजन जाने वाली है, जहां पर नए एडवेंचरर्स भी होंगे और उन्हें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए वो चाहती है कि ओरहन भी उनके साथ एक एक्स्ट्रा एडवेंचरर के रूप में चले। सेल्मा ओरहन से कहती है कि वो उसकी स्किल और स्ट्रेंथ की काफी रिस्पेक्ट करती है, तभी उसने ये ऑफर किया है। ये बात ओरहन के दिल पर लग जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी पार्टी ने भी सेल्मा के मैजिक को ही देखकर डिसाइड किया था कि उन्हें उससे बेटर मेज चाहिए। इसके बाद ओरहन काम के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो सिर्फ स्वॉर्ड्समैन के रूप में ही डंजन में आएगा। अब वो मेज नहीं है। सेल्मा थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी मान जाती है क्योंकि उसे ओरहन की जरूरत होती है। डिनर के बाद ओरहन एक शॉप पर जाता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी उसे देख करके बहुत ही खुश होता है। वो आदमी शुरू से ही ओरहन को वेपन और आर्मर्स देते आ रहा होता है, जब ओरहन कुछ भी नहीं था। ओरहन थोड़ा सा उदास होकर के उसे कहता है कि वो किसी शॉप का अब प्रमोशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब हीरो पार्टी में नहीं है। वो माफी भी मांगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी स्ट्रांग हो और लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। ये सुनकर के ओरहन इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो फिर से अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करेगा और खुद को दोबारा से स्ट्रांग बनाएगा। अगले दिन ओरहन सोफिया के साथ सिल्वर रैबिट गिल्ड के लीडर विंस से मिलता है। विंस उसका वेलकम करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ओरहन रिस्पेक्ट के साथ बात करता है।
विंस मुस्कुरा करके कहता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही हैं। वो बताता है कि उसे ऑरहन के अचीवमेंट्स के बारे में सब कुछ पता है। वो जानता है कि हीरो पार्टी की सक्सेस में ऑरहन का बहुत ही बड़ा हाथ था। विंस कहता है कि फॉर्मल बातें छोड़ करके हमें सीधा काम की बात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सपीडिशन है। फिर वो सलमा की तरफ देख करके एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। सलमा बताती है कि वो लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 51st फ्लोर तक सिर्फ 3 दिन में ही जाने वाले हैं। पहले दिन वो 21st फ्लोर तक पहुंचेंगे, दूसरे दिन 36th फ्लोर तक और तीसरे दिन 51st फ्लोर तक को क्लियर करने का प्लान है। ये सब बताते हुए उसे कल की बात याद आती है, जब उसने विंस को बताया था कि ऑरहन को हीरो पार्टी ने निकाल दिया है। ये सुनकर के विंस ने कहा था कि हीरो पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ऑरहन ही वो इंसान था जो सब कुछ परफेक्टली मैनेज करता था और उसके बिना वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। सलमा भी इस बात पर अग्री करती है और कहती है कि ऑरहन की सपोर्ट मैजिक ने उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया था। चाहे उसकी रॉ पावर थोड़ी सी कम हो, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है और वो सिचुएशन को समझ करके तुरंत डिसीजन ले सकता है। इसीलिए उसके बिना हीरो पार्टी अपनी टॉप पोजीशन लूज कर सकती है और इसी वजह से सिल्वर रैबिट गिल्ड के पास स्ट्रांग बनने का एक बड़ा चांस है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर ऑरहन प्लान को कंफर्म करता है कि 10 रुकी पार्टी इस डंजन में जाएंगी और उनके साथ 5 स्ट्रांग स्क्वाड होंगे। रुकी मॉन्स्टर से फाइट करेंगे और अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती है तो स्क्वाड उन्हें बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेंगे। ऑरहन को एक बात थोड़ी सी अजीब लगती है और वो पूछता है कि जब रुकी को सेफ रखना है तो सिर्फ 5 स्क्वाड ही क्यों। वो कहता है कि और भी स्ट्रांग पार्टी को बुला सकते हैं ताकि सेफ्टी और बढ़ जाए। सलमा जवाब देती है कि वो लोग चाहते हैं कि रुकी खुद डंजन का प्रेशर फील करे और अपनी लिमिट समझ सके। ऑरहन को उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता, लेकिन वो समझ जाता है कि वो लोग अपना असली प्लान नहीं बताएंगे। इसके बाद ऑरहन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं होता। विंस खुश हो जाता है और उसे एडवांस में 2 गोल्ड कॉइंस दे देता है और कहता है कि काम खत्म होने के बाद 10 गोल्ड कॉइंस और मिलेंगे। ये सुनकर के ऑरहन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसा होता है। सलमा कहती है कि वो उसकी वैल्यू को समझते हैं, इसीलिए उसे इतना रिवॉर्ड दे रहे हैं। ऑरहन उनका शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन मिलने का प्रॉमिस करता है। अगला दिन आता है और ऑरहन डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत ही सारे नए एडवेंचरर्स खड़े होते हैं। वहां उसे सोफिया और सलमा मिल जाती हैं। वो एक्सपीडिशन के लिए रेडी होते हैं। थोड़ी देर के बाद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक्सपीडिशन स्टार्ट करने की तैयारी करते हैं। सलमा सोफिया को अपनी पार्टी में भेज देती है और ऑरहन को बाकी सभी स्क्वाड से मिलवाती है और बताती है कि ऑरहन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। बाकी स्क्वाड भी उसका वेलकम करते हैं, जहां पर एक टैंक एंट, दूसरा टैंक बर्न और एक हीलर कैटी होती है। ऑरहन समझ जाता है कि ये बैलेंस टीम है जहां पर रोल कवर हो रहे हैं, लेकिन वो ये सोचने लगता है कि अगर वो यहाँ आने से मना कर देता तो इनका बैकअप प्लान क्या होता। ऑरहन को लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, लेकिन अभी के लिए वो चुप रह करके देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। थोड़ी देर के बाद सलमा सभी रुकीज को एक जगह पर जमा करती है और ऑरहन का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो बताती है कि ऑरहन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है और वो 94th फ्लोर तक जा चुका है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। ये सुनकर के सभी नए एडवेंचरर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन इतना प्रेशर देख करके ऑरहन थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि अब सभी लोग उसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद सलमा सभी स्क्वाड्स को अपनी अपनी टीम हैंडल करने के लिए कहती है और ऑरहन को 10th पार्टी को लीड करने को देती है। वो कहती है कि ये सबसे प्रॉमिसिंग टीम है और सही गाइडेंस के साथ ये लोग काफी आगे जा सकते हैं। ये बात ऑरहन को थोड़ा अजीब लगती है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर होता है, फिर भी उसे बेस्ट टीम दी जाती है। जब वो अपनी टीम के पास जाता है तो उसे वहां पर सोफिया भी दिखाई देती है। वो पूछता है कि क्या कोई और मेंबर आने वाला है, लेकिन एक लड़का बताता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ 3 लोग ही हैं। ये सुनकर के ऑरहन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी पार्टी काफी रेयर होती है। वो लड़का अपना नाम लोगन बताता है और कहता है कि वो एक इंचांटर है और फ्यूचर में सलमा से भी स्ट्रांग बनेगा। ऑरहन समझ जाता है कि इस लड़के में थोड़ा सा एटीट्यूड है, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहता। इसके बाद एक लड़की अपना नाम कैरोल बताती है, जो कि एक टैंक होती है, लेकिन ऑरहन नोटिस करता है कि उसने कोई आर्मर नहीं पहना होता। जब वो पूछता है तो वो कहती है कि वो डॉज करके फाइट करती है,
ये सुनकर के ऑरहन समझ जाता है कि ये एक रेयर फाइटिंग स्टाइल है, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी होता है। ऑरहन पूछता है कि क्या गिल्ड ने तुम्हें पहले से वार्न नहीं किया था? तब लोगन बताता है कि कैरल को काफी बार बोला गया है कि वो नॉर्मल टैंक की तरह फाइट करे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। ये देख करके ऑरहन समझ जाता है कि ये टीम स्ट्रांग तो है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। इसके बाद एक्सपेडिशन स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं। रास्ते में कैरोल बिना रुके बातें करती रहती है और ऑरहन से उसकी पुरानी टीम के बारे में पूछते रहती है। ऑरहन स्मार्टली छोटे मॉन्स्टर से बचने के लिए पीछे मैजिक ट्रैप्स लगा देता है ताकि उन्हें फालतू में फाइट्स ना झेलनी पड़े। ऐसे ही वो लोग 20वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और ऑरहन अपनी टीम को अच्छे से समझ लेता है। उसे पता चलता है कि लोगन सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि उसमें अच्छी स्किल्स भी हैं, लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस देने में बहुत वीक है। कैरोल बहुत ही फास्ट है, लेकिन वो बिना सोचे समझे मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना भूल जाती है। सोफिया सबसे बैलेंस्ड होती है, जिसमें कोई बड़ी कमी नहीं होती। इसके बाद सब मिलकर के फ्लोर बॉस को हरा देते हैं और 21st फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जो कि उनका फर्स्ट डे का गोल होता है। प्रूफ देने के बाद वो सब लोग रेस्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। अगले दिन जब ऑरहन उठता है तो वो एक न्यूज़ देखकर बहुत शॉक हो जाता है। उस न्यूज़पेपर में उसकी फोटो होती है और लिखा होता है कि हीरोज पार्टी ने ऑफिशियली उसे निकाल दिया है और उसकी जगह पर एक नया इंचांटर लाया गया है। ये देख करके ऑरहन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो बाहर जाता है सबसे मिलने और सोचता है कि अब लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। रास्ते में ऑरहन को एक ब्लू हेयर वाली लड़की रोक लेती है, जिसका नाम लूना होता है, जो कि हीरोज पार्टी की हीलर होती है। ऑरहन को याद आता है कि जब सब लोग उससे दूर हो रहे थे, तब लूना ही थी जो उसका साथ देना चाहती थी और अच्छे से बिहेव कर रही थी। लूना तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस पार्टी में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि वो सभी को समझा देगी कि ऑरहन कितना इम्पोर्टेंट है और उसे वापस लेकर आएगी। वो उनके पुराने प्रॉमिस की बात भी याद कराती है कि वो सभी मिलकर के ग्रेट डंजन क्लियर करेंगे। लेकिन ये सुनकर के ऑरहन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस प्रॉमिस में ओलिवर भी था और उसी ने उसे पार्टी से निकाला है। ये कहकर के ऑरहन लूना को मना कर देता है और बोलता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो वहां से डंजन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो न्यूज़पेपर के बारे में सोचता है। वो समझ जाता है कि सब लोग अब उसे अलग ही नजर से देखेंगे। जब वो डंजन के पास पहुंचता है तब सभी रुकीज वहां ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अब सबका बिहेवियर चेंज हो चुका होता है। सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि अगर वो खुद से आ जाता तो अलग बात होती, लेकिन उसे तो वीक बोलकर निकाल दिया गया है। ऑरहन सबको ग्रीट करता है, लेकिन उसे मिक्स्ड रिएक्शन मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कल जैसे रिस्पेक्ट अब नहीं रही। तभी सलमा बाकी स्कॉट्स के साथ वहां आ जाती है और ऑरहन से माफी मांगती है। वो कहती है कि रुकीज को काम करने के लिए उसी ने उसकी हीरोज पार्टी वाली बात को ज्यादा हाईलाइट किया था। ऑरहन तुरंत कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना चाहिए और कॉन्फिडेंटली पार्टी को लीड करना चाहिए। उसके बाद एंट, बर्न और कैटी भी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑरहन उन कुछ लोगों में से है जो 94th फ्लोर तक जा करके जिंदा वापस आए हैं। ये बात उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देती है। फिर ऑरहन अपनी पार्टी के पास जाता है जहां सोफिया और कैरोल उसे अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन लोगन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे कैसे ट्रीट करे। तभी ऑरहन खुद ही बात स्टार्ट कर देता है और पूछता है कि क्या उन लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देखा। सोफिया और कैरोल कहती हैं कि हाँ, पर उसमें सिर्फ झूठ लिखा है। लेकिन लोगन सच जानना चाहता था और पूछता है कि क्या वो सब सच था। इस पर ऑरहन एडमिट करता है कि हाँ, उसे हीरोज पार्टी से वीक होने की वजह से निकाल दिया गया था। वो सबसे माफी भी मांगता है कि उसने पहले ये बात नहीं बताई। ये सुनते ही सोफिया कहती है कि तुम वीक नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद एक बड़े से ऑर्क्स के ग्रुप को अकेले हराते हुए देखा है। ऑरहन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि चाहे वो हीरोज पार्टी में नहीं है, फिर भी वो इतना स्ट्रांग है कि उन्हें इजीली 51st फ्लोर तक लेकर जा सकता है, बस वो उस पर भरोसा रखें। ये बात दोनों लड़कियां मान जाती हैं, लेकिन लोगन अभी भी थोड़ा सा हर्ट फील करता है। उसके बाद सब डंजन के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर उन्हें 21st फ्लोर से 35th फ्लोर तक जाना होता है। ऑरहन सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता है और तभी हेल्प करने का डिसाइड करता है जब सिचुएशन खराब होगी। फाइट के दौरान कैरोल अपना ट्विन डैगर से मॉन्स्टर्स को इजीली हैंडल कर लेती है और सोफिया भी बड़े मॉन्स्टर्स को हरा देती है। ये देख करके ऑरहन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो सब आगे बढ़ते हुए 31st फ्लोर तक पहुंच जाते हैं।
अब इसका मतलब ये होता है कि रुकीज एक अननोन एरिया में आ चुके हैं जहां उन्हें अपनी गिल्ड की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार ओरहन खुद लीड करता है और सबसे आगे चलने लगता है। तभी उसे आगे गॉब्लिन्स का ग्रुप फील होता है और वो तुरंत अपनी पार्टी को फाइट के लिए रेडी होने को कहता है। साथ ही उसे पता चलता है कि वहां पर एक ऑर्क भी घूम रहा है, जिससे फाइट थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। ओरहन कैरोल को गॉब्लिन्स पर अटैक करने को बोलता है और सोफिया को लॉन्ग रेंज से मैजिक से ऑर्क को हैंडल करने को बोलता है। उसके बाद ओरहन लोगन से कहता है कि वो अपनी सपोर्ट मैजिक का यूज करे, लेकिन लोगन बिना कुछ बोले ही कैरोल पर एजिलिटी स्पेल यूज कर देता है। अंदर ही अंदर लोगन को लगता है कि ओरहन के एडवाइस की जरूरत नहीं है। तभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है जब ऑर्क को देख करके सोफिया पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसे अपना पुराना ट्रॉमा याद आ जाता है और वो अटैक नहीं कर पाती। ये देखकर सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं और लोगन भी कंफ्यूज हो जाता है कि ओरहन हेल्प क्यों नहीं कर रहा। तभी ओरहन एक ऐसा मैजिक यूज करता है जिससे ऑर्क की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। वो तुरंत सोफिया के पास जा करके उसे कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस सही एम करो। ये सुनने के बाद सोफिया एक डीप ब्रेथ लेती है और एक पावरफुल फायर बॉल बना करके उस ऑर्क को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। ये देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं और ओरहन भी हैरान हो जाता है कि सोफिया इतनी स्ट्रांग मैजिक यूज कर सकती है। उसके बाद वो लोग 31st फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनका सामना एक डेंजरस डेथ टैरेंटुला से हो जाता है। ये देख करके लोगन डर जाता है, लेकिन सोफिया और कैरोल को ओरहन पर पूरा भरोसा होता है और वो उसके ऑर्डर्स का वेट कर रही होती हैं। ओरहन तुरंत लोगन को कहता है कि कैरोल पर एजिलिटी और स्ट्रेंथ अप करो और सोफिया पर मैजिक अपकास्ट करो। लोगन बिना सोचे स्पेल यूज कर देता है। ओरहन कैरोल को क्लोज कॉम्बैट करके मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने को कहता है और सोफिया को मॉन्स्टर के ऊपर जंप करके उसकी बैक पर अटैक करने को बोलता है। स्पाइडर अपने तेज पैरों से कैरोल पर अटैक करते रहता है, लेकिन वो सब डॉज करके डिफ्लेक्ट कर देती है। सोफिया अपने स्किल का यूज करके उसके लेग को कट कर देती है, जिससे वो ग्राउंड पर गिर जाता है। तभी स्पाइडर अपने वेब से कैरोल को पकड़ लेता है। ओरहन तुरंत लोगन से कहता है कि कैरोल के स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ाओ और साथ ही वो कैरोल के डैगर्स पर एक शार्पनेस स्पेल लगा देता है, जिससे वो वेब से फ्री हो जाती है। उसके तुरंत बाद सोफिया अपने पावरफुल अटैक से एक ही स्ट्राइक में उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। इसके साथ उनका आज का मिशन कंप्लीट हो जाता है और ओरहन लोगन की तारीफ करता है, क्योंकि उसके सपोर्ट स्पेल के बिना ये फाइट जीतना बहुत मुश्किल था। शाम होने पर जब वो लोग केव के बाहर निकलते हैं, सलमा सभी रूकीज को कांग्रेचुलेट करती है। एंट और बर्न ओरहन को लंच के लिए इनवाइट करते हैं और वो मान जाता है। दूसरे दिन रास्ते में लोगन सोफिया से उस दिन के बारे में पूछता है जब ओरहन ने उसकी जान बचाई थी। सोफिया बताती है कि ओरहन ने पहले विंड ब्लास्ट का यूज किया और फिर अपनी स्वॉर्ड को मैजिक से इनहेंस करके सारे ऑर्क्स को इजीली काट दिया था। ये सुनने के बाद लोगन को समझ आ जाता है कि ओरहन एक नॉर्मल मेज नहीं है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ओरहन ने आज जो स्पेल ऑर्क को स्लो करने के लिए यूज किया था उसे डीबफ कहते हैं, जो कि यूज करना बहुत मुश्किल होता है। लोगन को अब रियलाइज हो जाता है कि उसने ओरहन को गलत समझा था, जबकि वो एक्चुअली एक जीनियस है। इधर सिटी में ओरहन एंट और बर्न के साथ टैवरन में होता है। वो उसे उसके रोल के बारे में पूछते हैं। ओरहन बताता है कि वो बचपन से एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था, लेकिन हीरोज पार्टी में परफेक्ट इंचांटर ना होने की वजह से और मॉन्स्टर की स्पीड बढ़ने की वजह से उसे मजबूरन इंचांटर का रोल लेना पड़ा। उसने पार्टी के लिए अपना सपना छोड़ दिया था, लेकिन वो अब एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है जो अकेला ही लोअर फ्लोर्स को क्लियर कर सके। अगली सुबह ओरहन केव की तरफ जा रहा होता है। ये उसकी पार्टी का लीड करने का लास्ट डे होता है। वहां पहुंच करके वो देखता है कि सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और उसे वार्मली ग्रीट करते हैं। लोगन भी अब उसकी बातें मान रहा होता है। कैरोल सोफिया को पुश करती है कि वो ओरहन से कहे कि वो उनकी पार्टी में ही रहे, लेकिन सोफिया शर्मा जाती है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है, सेल्मा ओरहन को बुला लेती है। रास्ते में ओरहन कुछ रुकीज को बात करते हुए सुनता है कि हीरोज पार्टीज आज डंजन में जा रहे हैं और वो अपने नई टीम के साथ 92nd फ्लोर से ट्रायल स्टार्ट करने वाले हैं। ये सुनकर के ओरहन बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि नई टीम के साथ इतना हाई लेवल से स्टार्ट करना काफी रिस्की हो सकता था। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि हीरोज पार्टी के बारे में सोचना अब बेकार है और अब उसे सिर्फ अपने गोल्स पर ही फोकस करना चाहिए। 92nd फ्लोर पर वापस आकर के हीरोज पार्टी का लीडर ओलिवर अपनी टीम को हाइप करता है और कहता है कि उन्हें इस डंजन को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी सबको अलर्ट रहना होगा। फिर वो अपनी पार्टी की न्यू मेंबर फिली की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अपनी नई स्किल दिखाओ।
तभी उनका मेज बोल पड़ता है कि फिली ओरहन जैसा सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने वाली नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर इंचांटर है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब सुनकर के लूना चुप रहती है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि ओरहन पार्टी से निकाला जाए। लेकिन ओलिवर को लगता है कि इस डंजन के बाद लूना भी मान जाएगी कि ओरहन ही प्रॉब्लम था। असल में लूना को ओरहन को निकालने वाली बात के बारे में पहले से नहीं पता था। उसे ये सब बाद में पता चला जब फिली की वेलकम के लिए पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में एनी और डेरिक ओरहन का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अब उनके पास एक रियल इंचांटर है, इसीलिए वो जल्दी 100वें फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। वो लोग ये भी बोलते हैं कि ओरहन पैसा खर्च करने में बहुत ही कंजूस था और कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लेता था। तभी ओलिवर बीच में बोल पड़ता है कि अब ओरहन के बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि अब वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ही वो फिली के वेलकम पार्टी करने के लिए चीयर करते हैं तभी लूना वहां आती है। वो ये देख करके बहुत हैरान हो जाती है कि वहां पर एक नई लड़की भी आई है। वो ओलिवर से प्राइवेट में बात करने को कहती है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है और कहता है कि जो बोलना है सबके सामने बोलो। मजबूरी में लूना बताती है कि उसने सुना है कि ओरहन आज सिल्वर रैबिट गिल्ड के साथ रेड पर जा रहा है और वो पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये सुनकर के सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने कम टाइम में वो उनकी टीम कैसे ज्वाइन कर सकता है। कोई कहता है कि शायद वो अभी भी अपने एस रैंक स्टेटस को दिखा करके काम ले रहा होगा। लूना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ओलिवर से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही ओलिवर बात कंटिन्यू करने वाला होता है तभी एनी बीच में बोल पड़ती है और लूना को बताती है कि वो बेकार सा जैक ऑफ ऑल ट्रेड ओरहन 3 दिन पहले पार्टी छोड़ चुका है। ये सुनते ही लूना बहुत शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ओरहन ने खुद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन डेरिक बोलता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमने ही उसे धक्के मार करके यहाँ से भगा दिया क्योंकि वो कमजोर था। ये सुनकर के लूना और भी शॉक हो जाती है और ओलिवर से पूछती है कि क्या ये सच है। ओलिवर शांत होकर कहता है कि हाँ ये सच है और वो उसे न्यू मेंबर फिली से मिलवाने की कोशिश करता है। लेकिन लूना उसकी बात को काट देती है और कहती है कि उसने पहले ही बोल दिया था कि वो ओरहन की जगह किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर डेरिक गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन ओलिवर उसे शांत कराता है। फिर ओलिवर लूना को समझाता है कि ओरहन अब उनकी पार्टी के लायक नहीं था और उनके लिए बर्डन बन रहा था। लेकिन लूना इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि ओरहन ही उनकी पार्टी का कोर था और उसी की वजह से वो इतना आगे तक बढ़ पाए। वो ये भी कहती है कि उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एनी उसकी बातों का मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डिसीजन हो चुका है और ओरहन को निकाल दिया गया है। उसके बाद ओलिवर कहता है कि अब उन्हें करंट प्लान पर फोकस करना चाहिए। वो बताता है कि अब वो लोग 92nd फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 94 फ्लोर तक जाएंगे। लूना तुरंत इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे मरने का कोई शौक नहीं है। डेरिक इस बात पर हंसता है और कहता है कि जब वो पहले 94th फ्लोर तक जा चुके हैं तो डरने की क्या बात है। लूना समझाती है कि चाहे फिली स्ट्रॉन्ग इंचांटर हो फिर भी उन्हें लोअर फ्लोर से स्टार्ट करना चाहिए ताकि टीम वर्क को बेटर कर सके। पर डेरिक फिर भी नहीं मानता। तभी लूना गुस्सा होकर कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो क्योंकि 92nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन है और पिछली बार वो मुश्किल से ही उससे बचकर निकल पाए थे। एनी हंस कर कहती है कि तब हमारे पास एक वीक इंचांटर था, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ड्रैगन से फाइट करना बहुत इजी हो चुका है। ओलिवर भी कहता है कि वो सिर्फ टीम वर्क चेक करने के लिए आए हैं और उन्हें ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। लूना फिर भी लोअर फ्लोर की जिद करती है पर ओलिवर उसकी बात काट देता है और कहता है कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद प्रेजेंट में हीरोज पार्टी 92nd फ्लोर के एक बड़े से मैमोथ मॉन्स्टर के सामने आ जाती है जिसे उन्होंने पहले इजीली हरा दिया था, लेकिन इस बार उन्हें उससे फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ओलिवर अटैक करता है लेकिन मैमोथ उसे ब्लॉक करके पीछे धकेल देता है। तभी ओलिवर नोटिस करता है कि उसका बफ जल्दी खत्म हो रहा है और उसकी बॉडी हैवी फील कर रही है। वो फिली से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिली कहती है कि अभी उसे उनका टीम वर्क समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर के ओलिवर को ओरहन की याद आती है जो पहले दिन से ही सब कुछ समझ गया था। तभी मैमोथ एक पावरफुल अटैक करता है जिसे डेरिक ब्लॉक नहीं कर पाता और वो अटैक एनी की तरफ चला जाता है। एनी गुस्सा हो जाती है और खुद अटैक करती है, लेकिन उसका फायर अटैक का मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। ये देखकर ओलिवर उसे सीरियस होने को कहता है, लेकिन एनी कहती है कि वो सेम पावर यूज कर रही है फिर भी डैमेज नहीं हो रहा है। फिर ओलिवर फिली को कहता है कि एनी की मैजिक को बूस्ट करो। वो ऐसा ही करती है, लेकिन फिर भी एनी का अटैक मॉन्स्टर को स्क्रैच तक नहीं कर पाता। तभी मैमोथ फिर से अटैक करता है और एनी मुश्किल से बच पाती है।
ये सब देख करके ओलिवर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि फिली की मैजिक स्ट्रांग होने के बावजूद भी वो उस मॉन्स्टर के सामने वीक पड़ रहे होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि मॉन्स्टर पहले इजी था, अब इतना ज्यादा डेंजरस कैसे हो गया। इसके बाद एक और पावरफुल अटैक ओलिवर की तरफ आता है, जिसे वो मुश्किल से ही डॉज करता है और नेक्स्ट अटैक को डेरिक ब्लॉक कर लेता है। ओलिवर एनी को कहता है कि वो मॉन्स्टर के साइड से अटैक करे, लेकिन एनी फेल हो जाती है और उसे वापस पीछे हटना पड़ता है। तभी ओलिवर फिली से कहता है कि वो मॉन्स्टर के अटैक पर नजर रखे और सबको वार्न करे, लेकिन फिली कहती है कि वो एक साथ इतना सब कुछ नहीं कर सकती। तब ओलिवर कहता है कि यही तो एक इंचांटर का काम होता है। ये सुनकर के एनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल यूजलेस है और इसे पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। अब ओलिवर को ये फील होने लगता है कि सबकी पावर पहले जैसी नहीं रही और वो खुद भी अपने स्वॉर्ड का फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि जब फिली की मैजिक इतनी स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम आखिर कहाँ आ रही है। तभी अचानक से डंजन के अंदर से ब्लैक ड्रैगन बाहर आ जाता है और उनकी तरफ आने लगता है। ये देख करके लूना डर जाती है और तुरंत कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। ड्रैगन आते ही उस मैमोथ को एक ही पल में क्रश कर देता है, जिससे सब और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन ओलिवर फिर भी कहता है कि वो पहले भी इसे हरा चुके हैं, इसीलिए फिर से हरा देंगे। डेरिक उसके फायर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ एनी भी अटैक करती है, लेकिन वो भी ब्लास्ट से नहीं बच पाती और वो बेहोश हो जाती है। लूना फिर ओलिवर से कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ओलिवर फिर भी फिली से बफ मांग करके ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके सामने टिक भी नहीं पाता और शॉक में आ जाता है। तभी लूना उसे समझाती है कि उन्हें इमरजेंसी टेलीपोर्ट क्रिस्टल का यूज करना होगा, वरना वो सब यहीं मर जाएंगे। फिली बताती है कि टेलीपोर्ट यूज करने से वो किसी और बॉस रूम में पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें फिर से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन लूना कहती है कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आखिर में ओलिवर मान जाता है और अपनी टीम को लेकर के टेलीपोर्ट पोर्टल ओपन कर देता है ताकि वो बचकर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो लोग पोर्टल के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी ड्रैगन अचानक से अटैक कर देता है और उन्हें पीछे ढकेल देता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो ड्रैगन ही उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। डेरिक पहले सोचता है कि ये अच्छा हुआ, लेकिन लूना तुरंत कहती है कि ये सबसे बुरा हुआ, क्योंकि वो ड्रैगन किसी लोअर फ्लोर की पार्टी को मार देगा। वो कहती है कि उन्हें तुरंत गिल्ड में जा करके सभी को वार्न करना होगा, ताकि डंजन के अंदर जो भी हैं उन्हें फोर्सफुली टेलीपोर्ट किया जा सके। ओलिवर भी उसकी बात मान जाता है और सब वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में लूना उन्हें बताती है कि उन्हें इतना वीक क्यों फील हो रहा था। वो कहती है कि ओरहन ने अपने खुद के स्पेल्स बनाए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा पावर 50 टाइम्स तक बढ़ जाती थी। ये सुनकर के फिली शॉक हो जाती है, क्योंकि इतना पावर बूस्ट तो सैल्मा भी नहीं दे पाती। लूना कहती है कि इसी वजह से उन्हें लगता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन सच में वो सिर्फ ओरहन की वजह से स्ट्रांग थे। उसके बिना वो सिर्फ एक नॉर्मल पार्टी हैं। लेकिन ओलिवर फिर भी इस बात को मानने से मना कर देता है और कहता है कि वो बिना ओरहन के ही ड्रैगन को हरा देंगे। इसके बाद सब लोग जल्दी से गिल्ड की तरफ भागते हैं ताकि किसी की जान ना जाए। दूसरी तरफ 50th फ्लोर पर ओरहन अपनी पार्टी को बताता है कि जैसे ही वो 51st फ्लोर के स्टार्ट पर पहुंचेंगे और वो टेलीपोर्ट क्रिस्टल से वापस आ जाएंगे। सब उसकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन ओरहन के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो आसपास देखता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर भी उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो ऊपर स्काई की तरफ देखता है, जहां अंधेरा छाया होता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तभी कैरोल उससे पूछती है कि इस बार उन्हें कौन से मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। ओरहन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देखकर कहता है कि तुम एक टैंक हो और तुम्हारा काम सभी को प्रोटेक्ट करना है। तुम अकेले ही एनिमीज पर रश करके सभी को खत्म नहीं कर सकती। कैरोल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है कि अगर वो अकेले ही सभी एनिमीज को हैंडल कर लेगी तो उसकी टीम सेफ रहेगी। उसके बाद वो ओरहन से अकेले और भी बेटर फाइट करने की एडवाइस मांगती है। ये सुनकर के ओरहन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अकेले लड़ने के बजाय टीम के साथ काम करना सीखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें अपनी टीम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। कैरोल को ये बात बोरिंग लगती है, लेकिन लोगन समझाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। वो कहता है कि ग्रेट एडवेंचरर अल्बर्ट ने भी टीम वर्क को सबसे पहले बताया था। ओरहन बताता है कि अल्बर्ट सिल्वर रैबिट गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और लास्ट ईयर ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए मारा गया। लोगन कहता है कि उसके डेथ के बाद भी वो एक लेजेंड बन चुका है। ये सुनने के बाद कैरोल थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है कि अल्बर्ट अपने एक साथी को बचाते हुए मारे गए थे और तब से वो ये मानती है कि एक डिफेंडर को हमेशा अपनी टीम को खुद से दूर रखना चाहिए ताकि वो सेफ रहें।
औरहन उसके फेस पर दर्द देख लेता है और बात ना आगे बढ़ाते हुए मूड हल्का करने के लिए कहता है कि आज वही एनिमीज को हैंडल करें। ये सुनते ही कैरोल बहुत खुश हो जाती है। तभी सोफिया बीच में आती है और पूछती है कि वो एक बेटर मेज और टीममेट कैसे बन सकती है। लोगन भी कहता है कि वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। औरहन सबको शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें लेकर के आगे बढ़ जाता है, जहां पर न्यूबीज वार्म अप कर रहे होते हैं। तभी सलमा औरहन को बुलाती है और कहती है कि आज उनका लास्ट डे है और सबसे चैलेंजिंग भी है, इसीलिए उन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई गलती ना हो। फिर वो औरहन की टीम को देख कर कहती है कि लगता है कि बच्चों को तुम पसंद आ गए हो। औरहन कहता है कि उसे लगा था कि न्यूज़पेपर वाली बात के बाद शायद उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, लेकिन ये बच्चे उसकी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट और समझदार निकले। सलमा बताती है कि एल्बर्ट की डेथ उनके क्लैन के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद उनका क्लैन वीक पड़ गया था। सलमा औरहन से पूछती है कि क्या वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करेगा। औरहन कहता है कि एक पार्टी में 2 इंचांटर की जरूरत नहीं होती। सलमा थोड़ी ब्लश करती है और कहती है कि वो उसे इंचांटर नहीं बल्कि स्वॉर्ड्समैन के रूप में ज्वाइन करवाना चाहती है। कुछ देर बाद सब लोग अपने ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं और औरहन के साथ सिर्फ 3 न्यूबीज ही रह जाते हैं। कैरोल थोड़ी टेंशन में पूछती है कि ऐसे स्प्लिट होना सेफ है या नहीं। औरहन हंसते हुए कहता है कि ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि कई बार पार्टी को अलग अलग रास्ते चेक करने पड़ते हैं ताकि बॉस रूम तक सही रास्ता जल्दी मिल सके। लोगन कहता है कि औरहन 90 फ्लोर तक जा चुका है, इसीलिए यहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो लोग डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पूरी केव बिल्कुल खाली होती है, जिससे एटमॉस्फेयर थोड़ा क्रीपी लगता है। लोगन कहता है कि अब तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। ये सुनकर के औरहन को डाउट होने लगता है कि आज डंजन में कुछ गलत हो सकता है। तभी कैरोल इम्पेशेंट हो जाती है और अचानक एक रॉक के पीछे से एक ब्लू गॉब्लिन बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखती ही कैरोल बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देती है। औरहन तुरंत अपनी स्किल यूज करके गॉब्लिन की स्पीड को स्लो कर देता है और कैरोल उसे एक ही अटैक में मार करके खुश हो जाती है। लेकिन औरहन उसे समझाता है कि बिना सोचे अटैक करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ब्लू गॉब्लिन फास्ट और स्ट्रांग होते हैं। कैरोल अपनी गलती मान लेती है, इसीलिए औरहन उसे एक नई फाइटिंग टेक्निक सिखाता है जिसे एक्टिव डिफेंस कहते हैं। वो बताता है कि एनिमी के मूव को ऑब्जर्व करो और सही टाइम पर अटैक करो ताकि एनिमी अटैक ही ना कर पाए। कैरोल ये सुनकर के इम्प्रेस हो जाती है। तभी लोगन भी आगे बढ़ता है और गाइडेंस मांगता है। औरहन उसे पीछे देखने को कहता है, जहां 2 वुल्फ मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें वहीं रोक देता है। औरहन लोगन से कहता है कि उसे ट्रैप स्पेल सीखना चाहिए ताकि टीम फ्रंट एनिमीज पर फोकस कर सके और पीछे का अटैक की टेंशन ना करे। लोगन उसकी बात ध्यान से सुनता है और अपने मन में सोचता है कि उसे भी औरहन जैसा ही मेज बनना है। इसके बाद औरहन सोफिया की तरफ देखता है और उसे कहता है कि उसे एक साथ 2 मैजिक स्पेल यूज करना सीखना चाहिए। सोफिया कहती है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन औरहन उसे समझाता है कि आज प्रैक्टिस है, इसीलिए वो ये ट्राई कर सकती है। वो बताता है कि एडवांस मेजेस एक साथ मल्टीपल स्पेल्स यूज कर लेते हैं। ये सुनकर के सोफिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक ही क्यों ना यूज करे। तब औरहन समझाता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक को कास्ट करने में टाइम लगता है और तब तक कास्टर वीक हो जाता है, लेकिन अगर वो एक साथ मल्टीपल छोटे स्पेल्स को यूज करे तो वो एक के बाद एक तुरंत अटैक कर सकती है, जिससे फाइट में उसकी वीकनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो सब बॉस रूम तक पहुंचते हैं, जहां पर गाइड्स रुकीज को पीछे रहकर देखने को कहते हैं और औरहन सबको कहता है कि वो अटैक पर फोकस करें, वो उन्हें पीछे से सपोर्ट करेगा। फाइट स्टार्ट होते ही औरहन सही टाइमिंग देख करके मॉन्स्टर के लेग पर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर अपना बैलेंस लूज कर देता है और तुरंत उसके पीछे एक ट्रैप लगा देता है ताकि वो भाग ना पाए। सलमा एक साथ मल्टीपल मैजिक यूज करती है, टैंक उसे ब्लॉक करता है और एक स्वॉर्ड्समैन फाइनल अटैक करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सब देखकर सारे रुकीज हैरान रह जाते हैं कि फाइट कितनी स्मूथ और परफेक्ट थी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक के बाद एक फ्लोर को क्लियर करते हुए 50th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ का बॉस एक जाइंट क्रैब होता है, जिसका सेल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सलमा औरहन से कहती है कि अगर वो उसके क्लॉ को तोड़ दे तो बाकी सब मिल करके उसे हरा देंगे। औरहन हल्का सा स्माइल करता है और अपना स्वॉर्ड निकाल करके कॉन्फिडेंटली उस क्रैब की तरफ भागता है। टैंक उसे वार्न करता है कि क्रैब का सेल बहुत हार्ड है, इसीलिए केयरफुल रहना, लेकिन औरहन बिना डरे हवा में एक जंप करता है और सीधा उसके जॉइंट पर अटैक कर देता है और एक ही स्ट्राइक में उसका बड़ा सा क्लॉ काट देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बाकी टीम इजीली उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है।
इसके बाद सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उनका मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन तभी अचानक ओरहन को कुछ अजीब सा डेंजर फील होता है और उसी वक्त सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि एक रिफ्ट से ब्लैक ड्रैगन बाहर आ जाता है। ये देखते ही ओरहन बहुत शॉक हो जाता है और सबको भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से कोई हिल तक नहीं पाता। सभी लोग वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। सेल्मा भी मूव नहीं कर पा रही होती, लेकिन वो समझ जाती है कि उसे रूकीज को बचाना होगा। ड्रैगन के प्रेशर से हवा हैवी हो जाती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ओरहन तुरंत सोचने लगता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तभी उसे याद आता है कि बॉस डिफीट हो चुका है, मतलब केव के एंड पर जो क्रिस्टल है उसका यूज करके सब टेलीपोर्ट हो सकते हैं। यही एक सेफ वे होता है यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो सबको बुलाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सब लोग शॉक में खड़े हैं और कोई भी ड्रैगन से नजरें नहीं हटा पा रहा है। ओरहन समझ जाता है कि अगर वो लोग यहीं रहे तो ड्रैगन उन्हें तुरंत मार देगा। एक पल के लिए वो सोचता है कि शायद उसे अकेले ही क्रिस्टल की तरफ भागना चाहिए, लेकिन तुरंत वो उस थॉट को रोक देता है और डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन का सामना करेगा ताकि बाकी सब सेफ एस्केप कर सकें। वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने साथियों को बिट्रे नहीं करेगा। फिर वो अपने स्वॉर्ड निकालता है और सभी गाइड से चिल्ला के बोलता है कि अपनी अपनी पोजीशन ले लो, हम इसे हराने वाले हैं। ये सुनते ही सब लोग होश में आ जाते हैं। सेल्मा तुरंत ऑर्डर देती है कि सब डिफेंसिव फॉर्मेशन ले और रूकीज को सेव करें। उसके बाद ए रैंक एडवेंचरर्स एक्शन में आ जाते हैं और मेजेस एक मैजिक बैरियर बना देते हैं। लेकिन सेल्मा समझ जाती है कि ये बैरियर ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाएगा। तभी ओरहन बिना डरे ड्रैगन की तरफ भागता है और एक प्रोटेक्टिव सील यूज करके सभी की जान बचा लेता है, वरना सब खत्म हो जाते हैं। फिर ओरहन ड्रैगन के अटैक को डॉज करते हुए उसे बिजी रखता है और एक डैगर निकाल करके उसकी आंखों की तरफ फेंकता है। ड्रैगन आंखें बंद कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठा करके ओरहन उस पर जंप करके एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे पूरी केव में धूल सा भर जाता है। सभी को लगता है कि ड्रैगन मर गया, लेकिन जब धूल हटती है तो वो बिना किसी चोट के वापस खड़ा होता है। ये देख करके सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। ओरहन तुरंत सबको कहता है कि रूकीज को कवर करो और वो खुद ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगता है। सेल्मा टेंशन में होती है और ओरहन उसे बोलता है कि उसके पास प्लान है और रूकीज को हिम्मत रखने को कहता है। फिर वो ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और ड्रैगन उस पर फेरी अटैक करता है, लेकिन ओरहन सब डॉज करके उसके आसपास घूम करके उसे कंफ्यूज करता रहता है। सब लोग उसकी ब्रेवरी को देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो अकेला इतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से लड़ रहा है। सेल्मा सोचने लगती है कि क्या ये सही है, क्योंकि ये वही ड्रैगन है जिसने हीरो एल्बर्ट को मारा था और वो ओरहन के लिए भी टेंशन फील करने लगती है। लेकिन ओरहन पूरी तरह से फोकस में होता है और एक के बाद एक अटैक को डॉज करते हुए ड्रैगन के एक एक अटैक को वापस उसी पर रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये देखकर ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लोगन और सोफिया ये देख करके शॉक हो जाते हैं क्योंकि ओरहन ने जो रिफ्लेक्शन मैजिक यूज किया होता है वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल ये एक स्पेशल स्पेल है जो ओरहन ने खुद बनाया होता है, जिससे वो किसी भी मैजिक अटैक को डबल पावर के साथ वापस भेज सकता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी ड्रैगन बिल्कुल ठीक रहता है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये देख करके ओरहन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई सिंपल ऑप्शन नहीं बचा और उसे रिस्क लेना पड़ेगा। तभी वो एक साथ मल्टीपल मैजिक सर्कल बना करके अपनी पावर को बूस्ट कर लेता है। सलमा ये देख करके बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्मली मेजेस 2 या 3 सर्कल ही बना पाते हैं, लेकिन ओरहन ने एक साथ 6 बना दिए थे। वो सोचती है कि क्या उसे हेल्प करनी चाहिए। तब तक ओरहन खुद पर भी बफ लगा देता है। वो बार बार अपनी पावर को मल्टीप्लाई करते रहता है, जिससे सभी गाइड शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। थोड़ी ही देर में ओरहन की बॉडी से लाइट निकलने लगती है और वो एकदम ओवर पावर लगने लगता है। ड्रैगन उस पर अटैक करता है, लेकिन ओरहन इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह दिखाई देता है। सलमा ये देख करके डर जाती है और समझ जाती है कि ओरहन कितना पावरफुल हो चुका है। लेकिन इतनी पावर यूज करने की वजह से ओरहन के नाक से ब्लड आने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी। साथ ही उसका माना भी बहुत तेजी से ड्रेन हो रहा था क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे स्पेल यूज कर रहा होता है। ओरहन समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है और उसे इस फाइट को जल्द खत्म करना होगा। इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है और उसके अटैक को डॉज करता हुआ उस पर अटैक करने के लिए जंप करता है।
ड्रैगन भी तुरंत समझ जाता है और अपनी टेल से उसे पीछे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहन इतना सिंपल नहीं होता। वो तुरंत हवा में ही माना का एक ब्लॉक बना लेता है और उस पर खड़ा हो जाता है, जिससे ड्रैगन का अटैक मिस हो जाता है। ये देख करके लोगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये भी ओरहन का कोई नया स्पेल है। दरअसल ओरहन एक स्पेशल स्पेल यूज करता है जिसका नाम मैजिक कन्वर्जन होता है, जिससे वो आसपास का माना को एक जगह कलेक्ट करके उसे यूज कर सकता है। फिर वो बिना रुके दोबारा से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को और शार्प करके एक पावरफुल अटैक करता है। इस बार उसका अटैक सीधा ड्रैगन की नेक पर लगता है और उसकी स्ट्रॉन्ग स्किन को काट देता है। ड्रैगन जोर से जमीन पर गिर जाता है और ये देख करके लोगन और सोफिया खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन सेल्मा समझ जाती है कि ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं हारेगा, वो सिर्फ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। दूसरी तरफ ओरहन भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और वो गिरते पड़ते खुद को संभालता है। वो सोचता है कि ड्रैगन को रिकवर होने का चांस ना मिले, इसीलिए वो अटैक को कंटिन्यू रखना चाहता है। सेल्मा भी उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि जब स्ट्रांग लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाए तो वो अकेली क्या करेगी। तभी ड्रैगन फिर से उठता है और डिस्टेंस बनाने के लिए फेरी ब्रेथ का यूज करता है। उसके बाद वो डार्क मैजिक का यूज करके एक साथ कई सारे मैजिक स्पीयर्स ओरहन की तरफ चला देता है। ओरहन अपनी स्पीड का यूज करके उनसे बचने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो और ओलिवर बचपन में बिना किसी टेंशन के खेलते थे। लेकिन एक दिन मॉन्स्टर्स ने उनके गांव पर अटैक कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो दोनों कुछ नहीं कर पाए, बस हेल्पलेस होकर के देखते रह गए। अगले दिन उन्होंने सभी लोगों को दफना दिया और उसी दिन ये कसम खाई कि वो इतना स्ट्रांग बनेंगे कि अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकें और फिर कभी कोई उनसे दूर ना हो। ओरहन अपनी पुरानी यादों को याद करके और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और सीधा ड्रैगन की तरफ भागने लगता है। ड्रैगन भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिससे पहले ही बहुत सारे एडवेंचरर्स मर चुके होते हैं। जैसे ही ड्रैगन मैजिक स्पीयर उस पर चलाता है, ओरहन उन सब के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ता है। फिर वो एक फायर बॉल चला करके ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसका सर काटने के लिए अटैक करता है। लेकिन इस बार ड्रैगन की स्किन और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है और उसका अटैक फेल हो जाता है। ओरहन तुरंत पीछे हट करके अटैक को डॉज करता है और अपने आगे एक वॉल बना करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी ड्रैगन एक स्पीयर घुमा करके पीछे से अटैक करता है, लेकिन ओरहन अपने फास्ट रिफ्लेक्स से उसे भी रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो लगातार अटैक करते रहता है और ड्रैगन को रुकिस के पास जाने का मौका नहीं देता। इसी बीच वो सोचता है कि पहले उसके साथ उसकी टीम होती थी, पर आज वो अकेला ही लड़ रहा है। लेकिन फिर उसे अपनी कसम याद आती है कि वो अकेला ही इतना स्ट्रांग बनेगा कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तभी वो एक ट्रैप सेट करता है जो ड्रैगन पर लगातार अटैक करते रहता है। इसी मौके का फायदा उठा करके वो अपनी स्वॉर्ड में पूरी पावर चार्ज कर देता है और एक पावरफुल अटैक ड्रैगन के चेस्ट पर मारता है। ड्रैगन फिर भी गिरने के बाद वापस उठ जाता है और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ओरहन को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है और डॉज करना पड़ता है। उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, इसीलिए वो बची हुई माना से एक लास्ट बूस्ट लाता है और फुल पावर से अटैक करता है। इस बार ड्रैगन हवा से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। अब दोनों ही थक चुके होते हैं और लास्ट स्टेज पर पहुंच गए होते हैं। फाइट के दौरान ओरहन की स्वॉर्ड भी टूट करके 2 टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देख करके वो डिसाइड करता है कि या तो वो अभी इस फाइट को खत्म करेगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। तभी वो अपने सामने एक डार्क होल बनाता है और आसपास की सारी एनर्जी को एक जगह कलेक्ट करके एक पावरफुल एनर्जी स्वॉर्ड बना लेता है। फिर उस स्वॉर्ड को दोनों हाथों में पकड़ करके फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है। ड्रैगन तुरंत उस पर मैजिक स्पीयर चलाता है, लेकिन ओरहन अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से सभी अटैक को डॉज कर लेता है और रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करके ड्रैगन को कंफ्यूज करता रहता है। फिर वो रिफ्लेक्शन का यूज करके खुद को बूस्ट करता है और दोबारा से ड्रैगन की तरफ हाई स्पीड में जा करके अपना सबसे पावरफुल अटैक उसके हेड पर मारता है। इस अटैक से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरी जगह धूल में भर जाती है। जब धूल हटती है तो सलमा देखती है कि ओरहन जिंदा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और मुश्किल से खड़ा हो पाता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसने अकेले ब्लैक ड्रैगन को हरा करके हिस्ट्री बना दी है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर ब्लैक ड्रैगन की खबर सुन करके सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी लूना अपनी पार्टी के साथ वहां पहुंचती है और सबको पीछे हटने के लिए कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो ड्रैगन की बॉडी को देख करके रुक जाती है और ओलिवर डर कर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन लूना उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो अजीब है।
थोड़ी देर बाद सबको समझ आ जाता है कि ब्लैक ड्रैगन पहले ही मर चुका है। ये देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर किसने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी लूना की नजर ओरहन पर पड़ती है, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है और पूरी तरह से इंजर्ड होता है। वो तुरंत उसे हील करने के लिए जाती है, लेकिन ओरहन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बस बाकी काम संभाले। लूना चुप हो जाती है। फिर वो बाकी एडवेंचरर को देखती है जो ओरहन के साथ गए थे, और हैरान रह जाती है कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी उन्हें एक स्क्रैच तक नहीं आया। तब उसे सब क्लियर हो जाता है। अब लूना को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ओरहन ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है। तभी ओरहन का पुराना टैंक टीममेट उससे पूछता है कि ड्रैगन के साथ क्या हुआ, लेकिन ओरहन बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। टैंक गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, पर लूना उसे चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि ये सब ओरहन ने ही किया है। ये सुनकर के टैंक और गुस्सा हो जाता है और लूना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूना अपनी मैजिक से उसे वहीं पर फ्रीज कर देती है और एक ही सेकंड में उसे उसकी औकात दिखा देती है। ओलिवर बीच में आकर के सभी को शांत कराता है। दूसरी तरफ सोफिया अपनी रिपोर्ट लिख रही होती है और पिछले दिन की जर्नी को याद करती है, लेकिन वो जो भी लिखती है उसमें सिर्फ ओरहन ही होता है और वो लगातार उसकी तारीफ करती रहती है। उसे याद आता है कि ओरहन ने उसे मैजिक के बेसिक्स सिखाए थे और एक बेटर टीममेट बनने सिखाया था, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने उसकी जान बचाई थी और अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया था। तभी सेल्मा वहां पर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और सीधा जाकर के रेस्ट करने लगती है। बाद में सोफिया उसे फ्रेश होने के लिए ले जाती है, जहां पर सोफिया उससे ओरहन के फाइट स्टाइल के बारे में पूछती है। सेल्मा कहती है कि ओरहन की पावर उसकी समझ से बाहर है और वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी उससे कंपेयर नहीं कर सकता। तभी सोफिया बताती है कि ओरहन बस बेसिक्स को परफेक्ट तरीके से यूज करता है, इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। वो ये भी कहती है कि ओरहन एक साथ सब रोल को निभा रहा था, जैसे मेज, हीलर, टैंक और स्वॉर्ड्समैन। इसके बाद वो और भी काफी बातें करते हैं। अगली सुबह ओरहन उठता है और उसकी पूरी बॉडी दर्द से भर चुकी होती है। वो अपनी पेन रिलीफ मैजिक को यूज करता है ताकि चल फिर सके। तभी सलमा उससे मिलने आती है और दोनों बैठ करके कॉफी पे बात करते हैं। सलमा उससे पूछती है कि अब वो कैसा फील कर रहा है, और ओरहन सिंपल सा जवाब देता है कि वो ठीक है। हालांकि सच तो ये होता है कि वो इतना पेन में होता है कि बेसिक काम करने के लिए भी उसे अपने मैजिक का सहारा लेना पड़ रहा था। फिर सलमा उससे कहती है कि वो उसके साथ गिल्ड हाउस चले, क्योंकि लीडर उससे मिलना चाहते हैं। ओरहन मान जाता है और दोनों गिल्ड हाउस पहुंचते हैं, जहां लीडर उनका वेट कर रहा होता है। वो सीधा ओरहन को ऑफर करता है कि वो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का मेन अटैकर बन जाए। साथ ही वो उसे लेफ्टिनेंट की पोजीशन को ऑफर करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ये सुनकर ओरहन बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो तुरंत डिसीजन नहीं लेता और थोड़ा टाइम मांग लेता है। वापस आते हुए वो इस बात के बारे में सोचते रहता है कि इतनी बड़ी क्लैन उसे इतना इम्पोर्टेंट रोल देना चाहती है। फिर वो एक ओल्ड मैन से मिलता है जो उसका आर्मर बनाता है और उससे एडवाइस लेता है। उसे डर भी होता है कि कहीं उसके साथ फिर से वो धोखा ना हो जाए जैसे पहले हुआ था, लेकिन वो ओल्ड मैन हंस कर कहता है कि इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ओरहन को उसकी पुरानी गिल्ड की तरफ से एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो वहां पहुंचता है जहां सब लोग इंक्वायरी के लिए बैठे होते हैं। गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि क्या सच में उसने 50th फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन से अकेले फाइट की थी। ओरहन हाँ में जवाब देता है, लेकिन तभी डेरेक झूठ बोलने लगता है कि ड्रैगन पहले से ही वीक था और ओरहन ने बस लास्ट हिट दिया। वो ये भी कहता है कि ओरहन को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो फेमस हुआ। ये सुनकर के ओरहन गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को बोलता है। डेरेक भी खड़ा हो जाता है और लूना उसे शांत बैठने को बोलती है। फिर ओरहन सीधा ओलिवर की तरफ देखकर उससे पूछता है कि उसने बिना सोचे समझे इतना डेंजरस फ्लोर क्यों चूज किया। ओरहन गुस्से में ओलिवर से ये भी कहता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि वो लोग पहले भी उस फ्लोर पर जा चुके थे। वो कहता है कि उसने पहले ही वार्न किया था कि वो लोग इतना स्ट्रांग नहीं हैं और हमेशा मुश्किल से ही उस लेवल को क्लियर कर पाते हैं। इसीलिए वो चाहता था कि पहले और प्रैक्टिस करें, पर ओलिवर ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। ओरहन ये भी याद दिलाता है कि कई बार ऐसा हुआ था जब अपने टीममेट को लगभग वो खो चुके थे, और ये बात किसी को भी समझ में आ जानी चाहिए थी कि एक ना एक दिन लक खत्म हो जाएगा। लेकिन ओलिवर एटीट्यूड में कहता है कि प्रॉब्लम तुम थे, इसीलिए हम स्ट्रगल करते थे। इसी वजह से हमने एक नया इंचांटर हायर किया और हमें लगा कि हम आसानी से आगे जा सकते हैं। ये सुनकर के ओरहन कहता है कि उसे निकाले जाने का इतना गुस्सा नहीं है, पर उसे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि ओलिवर इंचांटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता।
ओलिवर कहता है कि एन्चेंटर्स का काम इजी होता है, बस पीछे खड़े होना और बफ देना। ये सुनकर के ओरहन खड़ा हो जाता है और गुस्से में बताता है कि हर इंसान की बफ टाइमिंग अलग अलग होती है और एन्चेंटर को सबकी टाइमिंग याद करनी पड़ती है और साथ ही बैटल को समझ करके कमांड भी देना होता है। दूसरी तरफ सेल्मा बाहर बैठ करके सब कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है कि काश ओरहन उसकी टीम में होता, पर शायद अब वो किसी टीम का हिस्सा बनना नहीं चाहे और वैसे भी वो इतना स्ट्रांग है कि अकेला ही सब कुछ हैंडल कर सकता है। उसे याद आता है कि फाइट के टाइम पर जब उसने ओरहन की हेल्प करने की कोशिश की थी तो उसने मना कर दिया था, जिससे सेल्मा को लगता था कि वो शायद उसके लिए एक बर्डन बन जाती है। तभी सोफिया, लोगन और कैरोल वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि ओरहन कहाँ है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहते थे। सलमा कहती है कि शायद ओरहन को टीम की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब उसके लिए बर्डन बन सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो ये बात जानते हैं, फिर भी वो ओरहन के साथ रह करके धीरे धीरे स्ट्रांग बनना चाहते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ओरहन उन्हें अपना सच्चा साथी मानेगा। सलमा को ये बात पहले ही समझ आ गई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि बच्चे सही कह रहे हैं और वो भी ओरहन से सीख करके स्ट्रांग बन सकती है। वो उन्हें बताती है कि ओरहन गिल्ड हाउस में मिलेगा और सब तुरंत उसे ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। इधर ओरहन गिल्ड से बाहर निकल करके भीड़ भरी सड़क पर चलते हुए देखता है कि सोफिया और बाकी लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, इसीलिए वो एक गली में घुस करके उनसे बचने लगता है। काफी देर तक उनके बीच ये चलता है, पर ओरहन उन्हें मिलता ही नहीं है क्योंकि वो जानता है कि वो उससे क्या बात करने वाले हैं। फिर रात को ओरहन अकेला एक क्लिफ पर जाता है और इन सब बातों के बारे में सोचते रहता है। तभी वहां पर सोफिया आ जाती है और कहती है कि ये उसकी फेवरेट जगह है जहां से वो चांद को क्लियरली देख सकती है। वो ओरहन का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि वो उनके गिल्ड को ज्वाइन कर ले क्योंकि वो उसके साथ और भी काम करना चाहती है। ओरहन तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि उससे पूछता है कि गिल्ड उसके लिए क्या है। सोफिया बताती है कि गिल्ड उसका घर जैसा है जहां पर उसने बहुत सारी यादें बनाई है। ये बात ओरहन के दिल को छू जाती है और वो अपना डिसीजन बना लेता है। अगली सुबह वो गिल्ड के लीडर के पास जाता है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। सलमा तुरंत आकर के उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे यूनिफॉर्म दे देती है। बाहर आकर के ओरहन देखता है कि सोफिया और सभी लोग उसकी तरफ भाग करके आ रहे होते हैं और जानना चाहते हैं कि उसने क्या डिसाइड किया। ओरहन मुस्कुराता है और कहता है कि वो उनके साथ और एडवेंचर करने के लिए रेडी है। उस रात वो अपने बचपन का सपना देखता है जहां वो ओलिवर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और दोनों हीरोज बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। ओरहन आराम से फाइट कर रहा होता है, लेकिन ओलिवर उसकी स्वॉर्ड गिरा देता है और ओरहन नीचे गिर जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि ओलिवर बहुत स्ट्रांग हो गया है और वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन ओलिवर गुस्से में कहता है कि वो जानता है कि ओरहन उससे ज्यादा स्ट्रांग है और पहले हमेशा उसे हरा देता था। ओरहन कहता है कि अब वो पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा और ओलिवर उससे आगे निकल चुका है। ओलिवर ये बात नहीं मानता और गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी एक सिल्वर बालों वाली लड़की कियोन वहां आती है जो कि ओरहन की दोस्त होती है। वो गुस्से से पूछती है कि क्या वो ठीक है। ओरहन मुस्कुरा कर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कियोन कहती है कि वो बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था और उसने बहुत कूल फाइट की। वो ये भी कहती है कि वो जानती है कि ओरहन अपनी असली पावर दिखाए तो क्या हो सकता है, लेकिन ओरहन कहता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी और हार्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहा। कियोन उसे प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन जरूर उसके साथ मिलकर फाइट करेगी, लेकिन धीरे धीरे ओरहन उसकी बातें भूल जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसने किसी से प्रॉमिस भी किया था। इनफैक्ट उसका नाम तक भूल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कियोन अब भी जिंदा है और एक कल्ट का हिस्सा बन चुकी है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर के दूसरे एडवेंचरर्स को बिना रहम के मार देती थी। तभी एक आदमी आकर के उसे बताता है कि किसी अननोन इंसान ने अकेले ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया और उसे ऑर्डर मिलता है कि उस इंसान को ढूंढ करके उसे कल्ट में शामिल करे और अगर वो मना करे तो उसे तुरंत मार दे। कियोन सोचती है कि वो ओलिवर नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो इंसान कल्ट के खिलाफ हो गया तो वो उसे बिना सोचे समझे खत्म कर देगी। इधर कियोन अपनी टीम के साथ नॉर्थ किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जिस इंसान को वो ढूंढने जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त ओरहन है। उसकी टीम की एक लड़की कहती है कि नदन किंगडम अब किसी चर्च के कंट्रोल में है, इसीलिए उन्हें बहुत संभल करके जाना होगा। अगर वो पकड़े गए तो सीधा जेल में डाल दिए जाएंगे। कियोन भी मान जाती है और कहती है कि सब कुछ चुपचाप और अंडर कवर करना होगा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब फील हो रहा होता है
और वो चाहती है कि ये मिशन जल्दी से खत्म हो जाए। कियोन की फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कियोन बचपन से ही ओरहन से प्यार करती थी, लेकिन उसे गलत बताया गया था कि चर्च के लोगों की वजह से ओरहन ने अपनी जान दे दी। ये सुनकर के उसका दिल टूट गया था और वो पूरी तरह से बदल गई। उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो चर्च को खत्म करके रहेगी। दूसरी तरफ ओरहन गिल्ड की मीटिंग में होता है, जहां पर लीडर सबके सामने उसकी तारीफ करता है। वो बताता है कि मिशन सक्सेसफुल होने का मेन रीजन ओरहन ही था और उसने अकेली ही ब्लैक ड्रैगन को हरा करके उनकी जान बचाई है। फिर वो अनाउंस करता है कि ओरहन को लेफ्टिनेंट बनाया जा रहा है, जो कि पहले हीरो एल्बर्ट की पोजीशन थी। सब लोग भी ओरहन के फेवर में वोट देते हैं और वो ऑफिशियली लेफ्टिनेंट बन जाता है। उसके बाद सलमा उसे यूनिट के पास ले जाती है, जहां पर वो काम करेगा। तभी एक लड़की उन्हें रोकती है और कहती है कि वो लेफ्टिनेंट से बात करना चाहती है। सलमा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि उसका नाम स्टेला है। स्टेला ओरहन से पूछती है कि क्या वो दूसरों को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि एक नई पार्टी है जिसे उसकी हेल्प चाहिए। सलमा भी कहती है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। ओरहन थोड़ा डाउट करता है, पर सलमा उसे बोलती है कि अब उसके पास पहले से ज्यादा फ्री टाइम होगा। स्टेला कहती है कि वो और डिटेल्स भेज देगी और वहां से चली जाती है। उसके बाद सलमा ओरहन को एक रूम में ले जाती है, जहां वो अपनी टीम से मिलता है। सब टेबल के पास बैठे होते हैं और एक ब्लू हेयर वाली लड़की अपना नाम रेन बताती है, जो कि मेज होती है। ओरहन नोटिस करता है कि वो सबसे बड़ी होने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर एक दूसरी लड़की अपना नाम ऑटिस बताती है और कहती है कि वो हीलर है। उसके बाद लास्ट मेंबर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसका नाम विल होता है। वो एक टॉल और सिल्वर हेयर वाला लड़का होता है, जो कि टीम का डिफेंडर है और टैंक की तरफ फाइट करता है। फिर ओरहन सलमा की तरफ देखता है, जो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो इंचांटर है और इस पार्टी की लीडर भी है। ये सुनकर के ओरहन समझ जाता है कि अब ये सब लोग उसके नए साथी हैं, जो उसके साथ लड़ेंगे। फिर ओरहन भी खड़ा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि अब वो इस पार्टी का फ्रंटलाइन अटैकर है। विल हंसते हुए कहता है कि एल्बर्ट के जाने के बाद वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतना अच्छा नहीं है। सलमा सभी को रिलैक्स होने के लिए कहती है। तभी विल सीधा ओरहन से पूछता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन को कैसे हराया। सलमा समझ जाती है कि ओरहन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए वो कहती है कि अगर अभी नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ओरहन कहता है कि पार्टी के बीच सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इसीलिए वो सब कुछ बताएगा। फिर वो बताता है कि उसने ड्रैगन को हराने के लिए अपने 2 स्पेशल स्पेल का यूज किया था। ये सुनकर के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि ओरहन ने खुद के स्पेल्स बनाए हैं। ओरहन बताता है कि उसका पहला स्पेल किसी भी मैजिक या वेपन की पावर को बहुत बढ़ा देता है और दूसरा स्पेल बब्स को बार बार यूज करके उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। वो कहता है कि फाइट के दौरान उसने अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लिया था। ये सुनकर के रेन और ऑटिस बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। लेकिन ओरहन ये भी कहता है कि वो ये पावर सिर्फ खुद पर ही यूज कर सकता है और इससे उसकी बॉडी पर बहुत प्रेशर पड़ता है। वो याद करता है कि ड्रैगन के साथ फाइट करने के बाद वो कितनी बुरी कंडीशन में पहुंच गया था। फिर ऑटिस पूछती है कि क्या वो हर रोल को प्ले कर सकता है। तब ओरहन बताता है कि वो सिर्फ माइंड लेवल मैजिक ही यूज कर सकता है, चाहे वो कितनी बार भी कोशिश कर ले। ये सुनकर के सब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सलमा पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब वो इतना सब जानता है। ओरहन थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो एडवांस मैजिक क्यों नहीं यूज कर पाता। ओरहन कहता है कि चाहे वो एडवांस मैजिक यूज ना कर पाता हो, लेकिन उसके ओरिजिनल स्पेल उसी की कमी को कवर कर देते हैं। सलमा प्लान बताती है कि वो सब जल्दी से डंजन जाकर के टीम वर्क प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ओरहन कहता है कि उससे पहले उसे एक नई स्वॉर्ड लेनी होगी। रेन बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि एक नई स्वॉर्ड बनाने में तो काफी टाइम लगेगा, पर ओरहन कहता है कि वो सिंपल सी स्वॉर्ड शॉप से ही खरीद लेगा। ये सुनकर के सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान इतनी नॉर्मल स्वॉर्ड कैसे यूज करता है। फिर वो सब उसे ब्लैक स्मिथ के पास ले जाते हैं। ब्लैक स्मिथ कहता है कि ओरहन के लेवल के लिए कोई तो स्पेशल वेपन बनना चाहिए। तभी ओरहन अपने पास से कुछ रेयर आइटम्स निकाल करके दिखाता है, जिसमें ब्लैक ड्रैगन के स्केल भी होती है। ये देख करके सब एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है। ओरहन समझ जाता है कि उसने गलती से उन्हें हर्ट कर दिया है और वो सॉरी बोलने लगता है। लेकिन रेन खुद को संभाल करके कहती है कि इन स्केल से तो एक परफेक्ट स्वॉर्ड बन सकती है, जो कि ओरहन के लायक हो। कुछ दिन के बाद सलमा एक मीटिंग बुलाती है, जहां वो नए क्वेस्ट के बारे में बताती है। सब लोग बैठे होते हैं और ओरहन को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो फिर से एक नई टीम का हिस्सा बन गया है। सलमा बताती है कि उन्हें नॉक्सिया सीप का पेट कलेक्ट करना होगा, इसलिए उन्हें 86th फ्लोर पर जाना होगा।
ऑरहन मन में डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि वो 94th फ्लोर तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद वो सब 86 फ्लोर पर एंटर करते हैं। वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर होता है, जिसे देख करके सब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन असल में ये जगह बहुत ही डेंजरस होती है, इसलिए उन्हें अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं करना होता। सलमा अपनी टीम को समझाती हुई दिखाई देती है कि ये ध्यान भटकने की जगह नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर अर्थ ड्रैगन काफी डेंजरस होते हैं और हमारा मेन गोल यहाँ पर ऑरहन के साथ अपनी टीम को इम्प्रूव करना है। फिर सलमा सबको उनका रोल बताती है, जहाँ पर विल मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला होता है, जबकि रेन पीछे से अपनी एक्सप्लोजिव मैजिक से अटैक करेगी। ऑटिस सपोर्ट मैजिक और अपनी हीलिंग मैजिक रेडी रखेगी। सलमा खुद सभी को गाइड करेगी और ऑरहन फ्रंट लाइन पर रह करके डैमेज डील करेगा। ये सुनने के बाद सभी को लगता है कि ऑरहन अकेला ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऑरहन कहता है कि वो टीम के साथ मिल करके फाइट करेगा, क्योंकि आज का गोल टीम वर्क सीखना है। तभी अचानक से उनकी तरफ एक बड़ा सा फायरबॉल आता है और सलमा रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन ऑरहन तुरंत एक्शन लेता है और डॉज करके अपनी डिफेंसिव वॉल से सबको बचा लेता है। फिर वो समझ जाता है कि ये किसी हिडन अर्थ ड्रैगन का अटैक है। तभी ऑटिस आगे आती है और अपनी मैजिक ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज करके एनिमी की लोकेशन पता कर लेती है, जो बुशेस के पीछे छुपा होता है। फिर वो अपनी एबिलिटी से मॉन्स्टर को बाहर निकालती है और विल भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, विल भी उसकी तरफ भागता है और सलमा मुस्कुरा करके कहती है कि अब ऑरहन अपनी टीम की असली पावर देखेगा। फिर विल तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है, जबकि रेन अपनी मैजिक अटैक चार्ज कर रही होती है। मॉन्स्टर फिर से विल पर फायर अटैक करता है, लेकिन इस बार विल रेडी होता है और अपने वेपन से उस फायर बॉल को आसानी से 2 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद मॉन्स्टर लगातार फिर से अटैक करते रहता है, पर विल या तो उसे कट कर देता या तो डॉज करके बच जाता। फिर वो मॉन्स्टर को सही पोजीशन में लाता है और पीछे हट जाता है, जिसके तुरंत बाद रेन अपनी पावरफुल एक्सप्लोजन मैजिक से उस मॉन्स्टर को एक ही बार में उड़ा देती है। ये देख करके ऑरहन भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका टीम वर्क एकदम परफेक्ट था। ऑरहन नोटिस करता है कि विल सिर्फ अटैक को ही नहीं रोक रहा था, बल्कि उनकी मैजिक को भी कैंसिल कर रहा था। साथ ही रेन ने इतनी फास्ट स्पीड में अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज की कि मॉन्स्टर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। ऑटिस भी अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी से काफी यूजफुल साबित होती है और सलमा सबको एक साथ कंट्रोल करके टीम को परफेक्टली लीड कर रही होती है। ऑरहन सलमा से कहता है कि वो सभी की स्किल को देख करके काफी इम्प्रेस्ड है, लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार रोर सुनाई देती है और वो मुड़ करके देखते हैं तो 2 और ड्रैगन उनकी तरफ आ रहे होते हैं। सलमा कहती है कि ये उनके लिए अच्छा चांस है टीम वर्क प्रैक्टिस करने का। फिर विल और ऑरहन दोनों फुल स्पीड में उन ड्रैगन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक ऑरहन रुक जाता है, क्योंकि उसे कुछ गलत फील हो रहा होता है। वो तुरंत अपनी मैजिक का यूज करके एक खाली जगह पर अटैक करता है, जहां से एक हिडन टर्टल मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जो छुप करके उन पे पीछे से अटैक करने वाला होता है। ऑरहन टाइम पर सभी को बचा लेता है, लेकिन अब सिचुएशन और भी टफ हो जाती है, क्योंकि अब वो अर्थ ड्रैगन्स और एक स्ट्रॉन्ग टर्टल मॉन्स्टर के बीच घिर चुके होते हैं। तभी सलमा तुरंत कमांड लेती है और कहती है कि टर्टल मॉन्स्टर स्लो है, लेकिन उसका सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो स्पेल यूजर के लिए एक परफेक्ट टारगेट हो सकता है। सलमा तुरंत प्लान बताती है और रेन और ऑटिस को कहती है कि वो दोनों मिल करके टर्टल मॉन्स्टर को हैंडल करें, जबकि विल और ऑरहन और ड्रैगन से फाइट करें बिना टर्टल की टेंशन लिए। ऑरहन को ये टीम वर्क काफी पसंद आ रहा होता है, क्योंकि सलमा का डिसीजन बिल्कुल क्लियर एंड परफेक्ट होता है। तभी ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ते हैं और फायर बॉल शूट करने लगते हैं, लेकिन विल उनके बीच खड़ा हो जाता है और वो सारे अटैक को रोक करके उनका ध्यान भटका देता है। इसका फायदा उठा करके ऑरहन साइड से पोजीशन लेता है और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। फिर सलमा उसे सही मोमेंट का वेट करने को कहती है। जैसे ही चांस मिलता है, विल अटैक को बेट करता है और पीछे हट जाता है और तुरंत ऑरहन अपनी पावरफुल अटैक से एक ड्रैगन को एक ही बार में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ रेन और ऑटिस मिल करके टर्टल मॉन्स्टर पर लगातार अटैक करते रहते हैं और फाइनली उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से टीम एक और जीत हासिल कर लेती है। फाइट के बाद ऑरहन कहता है कि काफी टाइम के बाद उसने इतनी इजी फाइट देखी है। फिर सलमा उससे पूछती है कि क्या उनकी टीम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। ऑरहन बताता है कि वो लोग बिल्कुल रेडी हैं और अगर आगे ध्यान से लड़े तो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स को भी हरा सकते हैं। लेकिन सलमा थोड़ा सीरियस हो जाती है, क्योंकि वो ड्रैगन्स की पावर पहले भी देख चुकी होती है। शाम तक वो अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं और काफी सारी लूट भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑरहन सलमा से एडवेंचरर ऑफिस का रास्ता पूछता है। सलमा कहती है कि वो भी साथ चलेगी, क्योंकि उसे भी रिपोर्ट देनी है।
फिर वो सब लोग टेवरेन में जा करके सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन के बारे में बातें करते हैं। कुछ ड्रिंक्स के बाद सलमा थोड़ी सी नशे में आ जाती है और वो ओरहन के काफी क्लोज आने लगती है, जिससे ओरहन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी रेन भी वहां आ जाती है और वो भी ओरहन के और पास आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सब देख करके विल मजाक करने लगता है और ओरहन को टीज करता है, लेकिन ओरहन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता और अपनी स्लीप मैजिक का यूज करके दोनों को सुला देता है। कुछ देर बाद ओरहन सलमा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां सोफिया उसका वेट कर रही होती है। डोर खुलते ही सोफिया देखती है कि सलमा ओरहन के कंधे पर सो रही है। ये देख करके वो थोड़ा अजीब फील करती है और उसे नीचे उतारने को कहती है। उसे लगता है कि दोनों ने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया है और वो थोड़ी सी जेलस भी फील करती है। अगले दिन सलमा ओरहन के साथ मैनेजमेंट ऑफिस जाती है, जहां उनकी मुलाकात स्टेला से होती है, जो उन्हें एक नई ट्रेनी कार्ला से मिलवाती है। कार्ला ओरहन को वेलकम करती है और बताती है कि अब वो ग्रुप नंबर 10 को हैंडल करेगा। कार्ला ओरहन से पूछती है कि क्या उसने ट्रेनी की फाइल चेक की है, जिस पर ओरहन कहता है कि वो उन्हें पहले से जानता है और अच्छे से फाइल देखने के बाद ही उसने उन्हें ट्रेन करने का डिसीजन लिया है। ये सुनकर के कार्ला थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और उसको थैंक यू करती है। स्टेला भी कहती है कि अब सिर्फ ओरहन ही उन्हें हैंडल कर सकता है। फिर ओरहन पूछता है कि ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है और वो कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है, जिस पर स्टेला कहती है कि यहाँ कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तुम अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, बस उन्हें इतना स्ट्रांग बना दो कि वो बाहर खुद सर्वाइव कर सके। ओरहन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी सलमा कहती है कि अगर उसके पास कोई क्लियर गोल होगा तो ट्रेनिंग और बेटर होगी। फिर स्टेला सोच करके कहती है कि अगले 6 महीने में ट्रेनिंग इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो मिड लेवल फ्लोर्स को अकेले खुद ही हैंडल कर सके। ओरहन कहता है कि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं, लेकिन स्टेला बताती है कि वो सब टैलेंटेड हैं और थोड़े से ट्रबल मेकर भी है, इसीलिए उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओरहन मान जाता है और कहता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कॉरिडोर में सलमा रुक करके ओरहन से कहती है कि तुमने फाइल्स पढ़ी हैं तो तुम्हें सोफिया के बारे में सब कुछ पता होगा। ओरहन हाँ में सर हिलाता है। तो सलमा थोड़ा उदास होकर के कहती है कि सोफिया की लाइफ इतनी इजी नहीं थी। वो एक मेड की बेटी थी और उसकी माँ के मरने के बाद उसे कभी भी फैमिली ने अपनापन नहीं दिया। उसे हमेशा आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया और जब सलमा घर छोड़ करके चली गई थी तब सोफिया भी अकेले हो गई थी। जब सोफिया वापस आई तो उसने सोफिया को बहुत उदास देखा, इसीलिए उसे अपने साथ ले आई ताकि वो अकेले ना रहे। सलमा ओरहन से कहती है कि उस दिन के बाद उसने सोफिया को हमेशा अपनी असली बहन की तरह ट्रीट किया है और अब सोफिया ही उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो चाहती है कि सोफिया एक सक्सेसफुल एडवेंचरर बने। ओरहन उससे प्रॉमिस करता है कि वो सोफिया का ध्यान रखेगा। उसके बाद सलमा को गुड बाय बोल करके ट्रेनिंग रूम में चला जाता है, जहां पर ग्रुप नंबर 10 का तीनों स्टूडेंट उसका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आते हैं सब उसके पास आ जाते हैं, लेकिन ओरहन उन्हें शांत करा देता है। फिर वो उन्हें बताता है कि अब से वो उनका ट्रेनर होगा। ये सुनकर के सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी को मोटिवेट करता है और कहता है कि एक दिन उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उन्हें अभी से ही मेहनत करनी होगी। वो उन्हें समझाता है कि सबके अंदर पोटेंशियल है और वो एक दिन खुद स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सकते हैं। ये सुनकर के सब और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। फिर ओरहन उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, जैसे हमेशा ओपन माइंडेड रहना, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना और सिर्फ उसकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो ना करके खुद भी दिमाग लगाना, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है और उससे भी गलतियां होती रहती हैं। इसके बाद वो सबसे पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले सोफिया बताती है कि वो अपनी सिस्टर सलमा की तरह स्ट्रांग बनना चाहती है और ओरहन उसे सपोर्ट करता है। फिर लोगन बताता है कि वो पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है। ये सुनकर के सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन लोगन बताता है कि उसका गांव बहुत ही गरीब है, जहां लोगों को सरवाइव करने के लिए रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगन बताता है कि उसका गांव गरीब होने के बावजूद सबने मिल करके पैसे इकट्ठे किए और उसे सिटी भेजा ताकि वो कुछ बन सके। इसीलिए वो एडवेंचरर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो सबका एहसान चुका सके। वो ये भी कहता है कि पहले उसे लगता था कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन जब उसने ब्लैक ड्रैगन और टॉप एडवेंचरर की पावर देखी तब उसे समझ में आ गया कि उसे अभी भी बहुत आगे जाना है। ओरहन उससे कहता है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा, लेकिन उसे अब पूरी मेहनत करनी होगी। उसके बाद ओरहन कैरोल से उसका रीजन पूछता है। कैरोल कहती है कि उसका कोई खास गोल नहीं है, वो बस मॉन्स्टर को मार देती है क्योंकि उसे लोगों के चेहरे पर स्माइल देखना पसंद है। ओरहन समझ जाता है कि वो अपना इमोशन छुपा रही है और अंदर से काफी कुछ झेल रही है, इसीलिए वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और टॉपिक चेंज कर देता है।
तभी सोफिया ऑरहन से पूछती है कि वो एडवेंचरर क्यों बना। ऑरहन कहता है कि वो इतना स्ट्रांग बनना चाहता है कि कोई उससे उसकी इंपॉर्टेंट चीज कभी छीन ना सके। उसके बाद वो सभी को बोलता है कि वो उन्हें अब बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेगा और सबको अपना बेस्ट देना होगा। अगले दिन वो सब ट्रेनिंग के लिए डंजन में जाते हैं, जहां उन्हें वुल्फ मॉन्स्टर मिलता है। सोफिया तुरंत आगे बढ़ करके उन पर अटैक करती है और एक के बाद एक मॉन्स्टर खत्म करने लगती है। ऑरहन नोटिस करता है कि कैरोल अपना रोल सही से फॉलो नहीं कर पा रही है। वो डिफेंडर होने के बावजूद भी सीधा अटैक करने लगती है और खुद को डेंजर में डाल देती है। पर जैसे ही वो केयरलेस होती है, वो पीछे से अटैक के लिए ओपन हो जाती है। तभी एक वुल्फ उस पर पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ऑरहन पहले से ही रेडी होता है और तुरंत सील्ड वॉल बना करके वो अटैक रोक देता है। फिर सोफिया आगे बढ़ करके उस वुल्फ को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। इसके बाद वो कैरोल से पूछता है कि उसने अपना डिफेंस इतना ओपन क्यों छोड़ा, लेकिन कैरोल बस मुस्कुरा करके कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर के ऑरहन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी कैरोल अपनी नाइफ से खुद का हाथ काट लेती है। ये देख करके ऑरहन बहुत शॉक हो जाता है और तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका वुंड खुद ही हील हो जाता है। कैरोल बताती है कि उसकी बॉडी तुरंत रीजनरेट हो जाती है, इसीलिए वो पेन की आदत डाल चुकी है और डिफेंस पर ध्यान नहीं देती। ऑरहन उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। इसीलिए वो उसे समझाता है कि जब वो हॉट होती है तो उसके चलते उसकी पूरी टीम डर जाती है। ये देख करके कैरोल इमोशनल हो जाती है और वो रो पड़ती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा केयरलेस बिहेवियर नहीं करेगी। जब ऑरहन उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो डर जाती है। तब ऑरहन समझ जाता है कि वो कितना ट्रॉमा फेस कर चुकी है। फिर वो उसे प्यार से हग करता है और कहता है कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। अगले दिन वो सभी की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करता है, जहां पर वो कैरोल को सिखाता है कि अटैक्स को डॉज कैसे करना है। लोगन को स्पीयर यूज करना सिखाता है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके। दूसरी तरफ सोफिया को और डिफरेंट स्पेल्स के साथ प्रैक्टिस करवाता है और इसी तरीके से वो लोग लगातार कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करते हैं। अब विल लोगन को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देता है, क्योंकि स्पीयर कॉम्बैट में वो ऑरहन से भी बेटर होता है। जबकि ऑरहन कैरोल और सोफिया पर फोकस करता है, जो कि हर दिन के साथ इम्प्रूव हो रही होती हैं। कुछ टाइम के बाद ऑरहन उनकी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई हो जाता है और कहता है कि अब सबने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब वो नेक्स्ट लेवल पर जा करके आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये सुनकर के सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रेन आती है और ऑरहन को बताती है कि उसकी नई स्वॉर्ड रेडी है। ऑरहन बहुत एक्साइटेड होकर के ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहां उसे उसकी नई स्वॉर्ड मिलती है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसे लगता है कि ये स्वॉर्ड उसी के लिए बनी है। परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट फील के साथ वो उसे बहुत पसंद आती है। वो डिसाइड करता है कि वो इस स्वॉर्ड की मदद से अपने साथियों को प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ डंजन में जाता है और 91st फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहां पर उनका सामना अनडेड किंग से हो जाता है, लेकिन ऑरहन अपनी नई स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। ये देख करके सब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने फ्लोर कितनी इजीली क्लियर कर लिया। सेल्मा उससे पूछती है कि स्वॉर्ड कैसी है, तो ऑरहन कहता है कि ये उसके हाथ का हिस्सा जैसा लग रही है। विल बताता है कि उनकी टीम के ब्लैक स्मिथ बहुत ही अच्छे होते हैं और सलमा कहती है कि ब्लैक ड्रैगन के मटेरियल की वजह से ये स्वॉर्ड और भी रेयर और पावरफुल बन गई है। उसके बाद सलमा सभी को कहती है कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि अगला टारगेट 92nd फ्लोर है, जहां पर ब्लैक ड्रैगन है और इस बार वो उसे हर हाल में हराएंगे। जब वो लोग डंजन के बाहर आते हैं तब शाम हो चुकी होती है। सब थके हुए होते हैं और ऑटिस कहती है कि वो कुछ खाना खाना चाहती है और रेस्ट करना चाहती है। तभी सलमा ऑरहन को साइड में ले जाती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है। ऑरहन सोचता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सलमा कहती है कि वो बस नेक्स्ट फ्लोर के बारे में बात करना चाहती है। तब ऑरहन उससे कहता है कि वो कल सुबह अपनी ट्रेनिंग टीम के साथ डंजन जाएगा, क्योंकि उसने उनसे प्रॉमिस किया था। ये सुनकर के सलमा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऑरहन कहता है कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर की तरह जाएगा और फाइट बच्चे करेंगे। उसे लगता है कि अब वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि नेक्स्ट लेवल क्लियर कर सकते हैं। सलमा ये देख करके थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि सोफिया कितनी जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो रही है। रात को ऑरहन एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और वहां उसे अजीब खबर मिलती है। वो बताता है कि एक डेंजरस क्रिमिनल ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया है, जो कि एडवेंचरर्स को मार रहे हैं। ये सुनकर के ऑरहन बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं और बिना किसी रहम के एडवेंचरर को खत्म कर देते हैं। फिर ऑरहन उससे पूछता है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि काश ये सब अफवाह हो,
लेकिन कुछ दिन पहले कुछ हाई रैंक एडवेंचरर मरे हुए मिले और शायद उनका सामना उन डेंजरस कल्ट के लोगों से हो गया था। ये सुनने के बाद ओरहन समझ जाता है कि गिल्ड शायद जानबूझकर के सब कुछ छुपा रही है ताकि बाहर कोई पैनिक ना फैल जाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे बस उन खतरनाक लोगों से दूर रहना है। उसके बाद पूरी टीम थोड़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उन्हें वापस से 92nd फ्लोर पर जाना है। दूसरी तरफ विल अपना नया स्पीयर लाता है और कहता है कि अब वो स्ट्रांग हो चुका है और जल्दी रिवेंज लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होता है और सोचता है कि एल्बर्ट उसी की वजह से मर गया था। इधर ऑटिस भी चांद को देखते हुए सोच रही होती है कि क्या वो लोग इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उस डेंजरस मॉन्स्टर को हरा सकें। फिर वो खुद से प्रॉमिस करती है कि इस बार वो किसी को मरने नहीं देगी। दूसरी तरफ सलमा अपने रूम में होती है जहां पर सोफिया उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि सलमा ब्लैक ड्रैगन से लड़े क्योंकि पिछली बार भी फाइट बहुत डेंजरस थी। लेकिन सलमा कहती है कि अब 1 साल बीत चुका है और उनकी टीम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी है और इस बार वो लोग जरूर ब्लैक ड्रैगन को हरा करके अपना बदला लेंगे। इसके बाद सोफिया तुरंत सलमा को हक कर लेती है और उससे कहती है कि उसे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन सुबह ओरहन अपनी टीम को डंजन में ले जाता है जहां पर वो लोग आसानी से 29वां फ्लोर क्लियर कर देते हैं। ये देख करके ओरहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम सब अब काफी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन चुके हो और जैसे ही तुम लोग 30th फ्लोर क्लियर कर लोगे तुम ऑफिशियली फुल एडवेंचरर्स बन जाओगे। ये सब सुन करके सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सोफिया को अचानक से याद आता है कि उसके बाद उन्हें अलग यूनिट में भेज दिया जाएगा, मतलब अब ओरहन उन्हें ट्रेन नहीं करेगा। ये सोच करके वो थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद वो सब गिल्ड वापस आ जाते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि अब उनका फाइनल टेस्ट होगा जिसमें उन्हें 30वां फ्लोर खुद से क्लियर करना होगा और एक सीनियर एडवेंचरर उन्हें ऑब्जर्व करेगा। वो बताती है कि टेस्ट 2 दिन के बाद होगा, लेकिन उसी दिन ओरहन और उसकी टीम 92nd फ्लोर पर जाने वाली होती है। ये सुनकर सब चाहते हैं कि ओरहन उनके साथ रहे, लेकिन शेड्यूल चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तब ओरहन कहता है कि वो अपनी जर्नी थोड़ी डिले कर सकता है, लेकिन सोफिया उसे रोक देती है और कहती है कि वो लोग 1 साल से इस दिन का वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग खुद ही इस टेस्ट को क्लियर करेंगे। सब मिलकर के प्रॉमिस करते हैं कि वो सेफ रहेंगे और बिना रिस्क के डंजन क्लियर करेंगे। ये देख करके ओरहन मान जाता है। जाने से पहले वो उनका प्लान चेक करता है और कहता है कि प्लान सही है, लेकिन उन्हें हमेशा रेडी रहना होगा क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। फिर वो सबको एक लकी पेंडेंट देता है और उन्हें गुड लक विश करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों पार्टीज अपनी अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जब ओरहन ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए रेडी होता है और दूसरी तरफ सोफिया और उसकी टीम 30वें फ्लोर को क्लियर करने के लिए निकल पड़ती है। सोफिया और उसकी टीम जैसे ही फ्लोर पर पहुंचती है तभी लोगन को आसपास एनिमी का एहसास होता है और थोड़ी देर में 4 गॉब्लिन उनके सामने आ जाते हैं। तब कैरोल उनका ध्यान भटकाती है और लोगन अपनी अर्थ मैजिक से उन तीनों गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है और सोफिया अपनी स्किल से लास्ट गॉब्लिन को भी मार देती है, जिसे देख करके सीनियर एडवेंचरर बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ ओरहन और उसकी टीम ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं ड्रैगन तुरंत जाग जाता है। सलमा सभी को बफ देती है और ओरहन अपनी पावरफुल स्पेल का यूज करके और भी स्ट्रांग हो जाता है। फाइट स्टार्ट होते ही विल ड्रैगन की टील पर अटैक करता है और ओरहन उसे काट देता है। इधर सोफिया और उसकी टीम बॉस रूम के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ और एडवेंचरर्स मिलते हैं जो कि चर्च से होते हैं। उनमें से एक लोगन की माइंड रीड कर लेता है और समझ जाता है कि ये लोग ड्रैगन स्लेयर के साथ ही हैं। तभी उनका सुपरवाइजर आगे बढ़ता है, लेकिन एक ही पल में उसका सर काट दिया जाता है। ये देख करके सभी बहुत ही डर जाते हैं। फिर एक स्ट्रांग आदमी अपनी अर्थ मैजिक का यूज करके एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। कैरोल उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे पकड़ करके सीधे दरवाजे की तरफ फेंक देते हैं। दूसरी तरफ ओरहन को पता चल जाता है कि बच्चे डेंजर में हैं क्योंकि उसके दिए हुए पेंडेंट से सिग्नल आने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन को मारे बिना वहां से जा भी नहीं सकता था। तभी ड्रैगन अपनी बॉडी को वापस से रिकवर कर देता है और उसकी टेल और विंग्स वापस आ जाते हैं। ये देख करके ओरहन टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि अपने सभी साथियों को वो कैसे बचा पाएगा। इधर दूसरी तरफ वो मसल वाला आदमी सोफिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन सोफिया कैरोल की चिंता में इतनी खो जाती है कि वो फाइट पर ध्यान ही नहीं देती। तभी लोगन उसे समझाता है और कहता है कि उसे फोकस करना होगा क्योंकि कैरोल जल्दी ठीक हो जाएगी और उन्हें इस फाइट को जीतना ही होगा। लोगन सोफिया को याद दिलाता है कि उनका टीचर कभी भी फाइट से पीछे नहीं हटा, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, इसीलिए उन्हें भी लड़ना होगा। वो कहता है कि ओरहन हमेशा बोलता है कि एक एडवेंचरर का सबसे पहला गोल सेफ घर लौटना होता है और वो लोग भी उसी के लिए फाइट करेंगे।
ये देख करके सोफिया का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और लोगन उस पर बफ लगा देता है। फिर सोफिया थंडर अटैक करती है, लेकिन वो मसल वाला आदमी उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देख करके सोफिया घबरा जाती है और लोगन उसे बचाने के लिए आगे आता है। वो आदमी उनका पीछा करता है, लेकिन तभी लोगन एक चांस देख करके अर्थ मैजिक का यूज करके उसे ट्रैप कर देता है। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी अपनी ताकत से सब कुछ तोड़ देता है और लोगन को जोर से जमीन पर गिरा देता है। वो लोगन को कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सोफिया डर जाती है और सोचती है कि शायद अब वो हमें मारने वाला है। तब लोगन उसे याद दिलाता है कि ये लोग उन्हें बेट की तरह यूज करने वाले थे, और जैसे ही वो आदमी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सोफिया डर के मारे छिप जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी हिल नहीं पाता और उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि सोफिया की एक स्पेशल पावर एक्टिवेट हो गई है। वो अपनी पावर से उस आदमी को जोर से दीवार पर फेंक देती है और तुरंत लोगन को हील करने लगती है। लेकिन वो आदमी फिर से उठ जाता है और फाइट कंटिन्यू होती है। दूसरी तरफ ऑरहन के पास ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आता है और वो अपनी मैजिक से अटैक करता है। ये देख करके ऑरहन समझ जाता है कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो अपनी सबसे पावरफुल मैजिक यूज करने का डिसाइड करता है, जो कि अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई होती। तब ऑरहन अपने ब्रेसलेट में स्टोर स्पेल को एक्टिवेट करता है और उसकी स्वॉर्ड पूरे डार्कनेस से कवर हो जाती है। उसके बाद वो ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है और उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके लेग पर फुल पावर से अटैक कर देता है, जिससे एक ब्राइट फ्लैश होता है और ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। सलमा ये देख करके बहुत ही हैरान हो जाती है कि ऑरहन के पास इतनी पावरफुल मैजिक थी, लेकिन ड्रैगन अपनी हीलिंग से तुरंत अपनी लेग को वापस बना देता है। ये देख करके सभी लोग डर जाते हैं। तब ऑरहन कहता है कि इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही अटैक में इसे खत्म करना होगा। तभी ड्रैगन अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन सलमा बैरियर बना करके सभी को बचा लेती है। लेकिन कुछ अटैक के बाद बैरियर टूट जाता है और सलमा दीवार से जाकर टकराती है। इसी बीच ऑरहन एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है और अपनी सारी पावर स्वॉर्ड में डाल देता है और उसे स्पीयर जैसा बना देता है। फिर वो ड्रैगन पर जंप करता है और बिना डरे उसके फॉरहेड पर फुल पावर से अटैक कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों की उम्मीद कभी टूटने नहीं देगा। उसके अटैक की एनर्जी पूरे ड्रैगन की बॉडी में फैल जाती है और ड्रैगन की बॉडी टूट करके ब्लास्ट हो जाती है। इस तरह ड्रैगन फाइनली खत्म हो जाता है। ये देख करके सलमा बहुत खुश होती है, लेकिन वो तुरंत बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लोगन और सोफिया अभी भी उस मसल वाले आदमी से फाइट कर रहे होते हैं। वो लोगन को फिर से गिरा देता है और सोफिया की तरफ भागता है। सोफिया समझ जाती है कि अब वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगी और वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है। वो मन ही मन में ऑरहन से मदद की दुआ करती है। जैसे ही वो आदमी उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी अचानक से दो पावरफुल अटैक उसे दूर फेंक देते हैं। सब बहुत हैरान हो जाते हैं और सोफिया मुड़ करके देखती है तो वहां पर ऑरहन आ चुका होता है। ये देख करके सोफिया रो पड़ती है और ऑरहन उसे हक करता है और कहता है कि लेट होने के लिए सॉरी, तुमने बहुत ही अच्छा सर्वाइव किया। फिर वो लोगन और कैरोल को अपने पास ले आता है और कहता है कि अब सब ठीक है और बाकी सब वो खुद हैंडल कर लेगा। इसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना देता है और कहता है कि फाइट जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सोफिया ऑरहन से पूछती है कि क्या वो गुस्से में है, जिस पर ऑरहन कहता है कि हाँ, लेकिन वो खुद पर गुस्सा है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को बचा नहीं पाया जब वो डेंजर में थे। फिर वो उन एडवेंचरर्स से पूछता है कि उन्होंने सोफिया और दूसरों को क्यों हर्ट किया। तब उनमें से एक बताती है कि वो लोग उन्हें बेट की तरह यूज करना चाहते थे ताकि ड्रैगन स्लेयर को बाहर ला सके, और अब वो यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर के ऑरहन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। दूसरी तरफ वो लोग भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ह्यूमन से लड़ने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऑरहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फाइट स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कियोन समझ जाती है और साइड में हट जाती है, लेकिन बाकी लोग उसकी ग्रेविटी मैजिक से फंस जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। तब ऑरहन थंडर अटैक करता है और उन्हें तुरंत खत्म कर देता है। अब सिर्फ कियोन ही बची होती है और वो ऑरहन के अटैक को आसानी से रोक देती है। ये देख करके ऑरहन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी कियोन एक पावरफुल ब्लिजार्ड अटैक करती है और ऑरहन को पीछे ढकेल देती है। फिर वो एक पावरफुल स्पेल का यूज करती है, लेकिन ऑरहन उसे ब्लॉक कर लेता है। ये देख करके उसके स्टूडेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। ऑरहन सोचता है कि ये लड़की इतनी जल्दी इतनी पावरफुल स्पेल कैसे यूज कर रही है। कियोन भी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो चाहती थी कि ऑरहन उसकी टीम ज्वाइन करे, लेकिन ऑरहन सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो किलर्स का साथ कभी नहीं देगा।
फिर वो उससे पूछता है कि वो एडवेंचरर्स को क्यों मार रही है। क्योन कहती है कि वो मजबूर है और सिर्फ टाइम बाय कर रही है। ये बात ऑरहन को समझ नहीं आती और वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर कियोन गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम जैसे लोग इस दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कियोन की बात सुनकर के ऑरहन कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और चुप हो जाता है, लेकिन फिर कियोन फाइट को खत्म करने के लिए उस पर फायरबॉल अटैक करती है। ऑरहन उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो एक साथ कई फायरबॉल्स यूज करने लगती है। ऑरहन बस बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में एक अटैक लग ही जाता है और कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए उसका सेक्रीफाइस जरूरी था। लेकिन तभी पता चलता है कि ऑरहन जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी स्वॉर्ड को सीड बना लिया था। ये देख करके वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को वाइप बना लेता है और कियोन को बांध देता है और कहता है कि वो उसके गार्ड डाउन होने का वेट कर रहा था। कियोन छूटने की कोशिश करती है, लेकिन ऑरहन उसे टाइट पकड़ लेता है। तभी उसका हुड हट जाता है और उसका सिल्वर हेयर देख करके ऑरहन को अपनी बचपन की दोस्त कियोन याद आती है और वो लड़की भी उसका मैजिक पहचान लेती है। दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि शायद ये सब किसी और का खेल है और कहती है कि अब फाइट खत्म करने की जरूरत नहीं है और उसे छोड़ देने को बोलती है, लेकिन ऑरहन उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी अचानक ऑरहन की मैजिक खत्म हो जाती है और वो लड़की फ्री हो जाती है। साथ ही बाकी एडवेंचरर्स भी उठ जाते हैं, जिसे देख करके ऑरहन टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अब कियोन फाइट करना नहीं चाहती थी और कहती है कि वो सभी को छोड़कर जा रही है। ऑरहन भी ये सुनकर के चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। जाने से पहले वो कहती है कि अगली बार वो एनिमी नहीं होंगे और फिर अपने साथियों के साथ वहां से गायब हो जाती है। ऑरहन भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि स्टूडेंट सेफ हैं। सब उसका थैंक यू करते हैं और लोगन पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानता है, लेकिन ऑरहन मना कर देता है। दूसरी तरफ कियोन अपनी सेफ जगह पर होती है और खुश होती है कि ऑरहन जिंदा है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आता कि वो एक एडवेंचरर है, मतलब अब वो उसका एनिमी है। और वो उस औरत को ब्लेम करती है जिसने उसकी लाइफ को कंट्रोल किया। उसे बताया गया था कि ऑरहन मर चुका है, लेकिन सच जान करके वो डिसाइड करती है कि वो उस औरत से बदला लेगी और अपना वो टाइम वापस पाना चाहती है जो वो बचपन में अपने दोस्त के साथ बिता सकती थी। दूसरी तरफ ओलिवर भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बहुत ही स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसने सुना होता है कि ऑरहन ने अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है। ये सोच कर के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ऑरहन वो काम कैसे कर सकता है जो वो खुद नहीं कर पाया। तब फिली वहां पर आती है और उससे बात करने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुम ड्रैगन को हराने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर ऑरहन से कम्पीट करने के लिए, जिस पर ओलिवर कहता है कि वो सिर्फ अपनी कमजोरी से शर्मिंदा है, इसीलिए ट्रेनिंग कर रहा है। फिली कहती है कि अब सब लोग ऑरहन को एक नया हीरो कह रहे हैं। ओलिवर को इस बात से जलन होती है, लेकिन तब फिली बताती है कि जल्द ही एक कॉम्बैट टूर्नामेंट होने वाला है। ये सुनकर के ओलिवर का मोटिवेशन बढ़ जाता है और वो कहता है कि वो ऑरहन को खुद हरा करके सभी को दिखाएगा कि असली हीरो कौन है। कुछ दिन के बाद ऑरहन अपने स्टूडेंट को फिर से बुलाता है और कहता है कि उनका लास्ट एग्जाम ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में अनएक्सपेक्टेड एनिमीज आ गए थे। वो खुद को ब्लेम करता है कि उन्हें बचाने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसकी बात से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर ऑरहन नहीं होता तो वो सब मर जाते हैं। तब ऑरहन कहता है कि ये सिर्फ किस्मत थी कि वो बच पाए, और अगर फाइट और चलती रहती तो सभी को नुकसान होता। वो कहता है कि पहले उसे लगा था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन उसे समझ में आ गया कि वो अभी भी इतना पावरफुल नहीं है। फिर वो सभी को कहता है कि हाँ, वो लास्ट टाइम हार गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है और फिर से स्ट्रांग बन सकता है। ये सुनकर के सब अग्री कर जाते हैं और फिर ऑरहन उन्हें दोबारा डंजन में ले जाता है ट्रेनिंग के लिए। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, मतलब कि सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है।